नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 31, सबूतों को नष्ट करना। ये जगह खतरनाक हो सकती है। बूम बूम बूम, एक के बाद एक शव हवा में उछाले गए। धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। लिन मोयू ने सभी शवों को विस्फोटित कर दिया। उसने सचमुच सारे सबूत नष्ट कर दिए। ये काम पूरा करने के बाद लिन मोयू कालकोठरी में प्रवेश कर गई। पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों के समूह ने अंततः आगे बढ़ने का साहस दिखाया। जब लाशें फटी तो उस भयानक ऊर्जा का एहसास ऐसा हुआ मानो चाकू उनके शरीरों को खरोंच रहे हो। हे भगवान, वे सब मर गए। सचमुच एक भी नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि लाशें भी नहीं बची हैं। सबूतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वह निर्दयी है लेकिन ज्यादा बोलता नहीं है। इस बार उसने डायनेस्टी गिल्ड को अपना दुश्मन बना लिया है। वंशानुगत संगठन इसे आसानी से जाने नहीं देगा। काय करते वांग यी अचानक आगे बढ़ा और बोला, हर कोई राजवंश गिल्ड के चरित्र को जानते हुए निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो चाहे हम बोले या न बोले, हमारा भाग्य तय हो जाएगा। मेरे पास एक सुझाव है, क्यों न हम सब अभी चले जाएं। पश्चिमी सागर शहर छोड़ दो, जियांगनिंग प्रांत छोड़ दो, राजवंश गिल्ड के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो जाओ। स्तर बढ़ाने के लिए कई जगहें हैं और डायनेस्टी गिल्ड सर्वज्ञ नहीं है। हो सकता है कि वे हमें ढूंढ न पाएं। उनके सुझाव को सभी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसा कि उन्होंने कहा, डायनेस्टी गिल्ड दयालुता के लिए नहीं जानी जाती थी। अगर पकड़े गए तो चाहे वे बात करें या न करें, परिणाम एक ही होगा। वांग यी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब चलता हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। उसके शब्दों से विचलित होकर सभी लोग पीछे हट गए और पलक झपकते ही कालकोठरी का प्रवेश द्वार खाली हो गया। आग बुझ गई और वेस्ट सी माइन कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर केवल एक धीरे धीरे घूमता हुआ काला भंवर रह गया, जिससे एक हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। एक बार फिर पूरे इलाके में चांदनी छा गई। आधे घंटे बाद कई लोग कालकोठरी से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल आए। वांग जिहाओ के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। इस कालकोठरी के प्रयास से भी गोब्लिन किंग का क्रिस्टल कोर प्राप्त नहीं हुआ। अगले कालकोठरी में प्रवेश 12 घंटे बाद होगा, लेकिन उसके पास अभी भी मौका था। बड़ी परीक्षा से कुछ दिन पहले वह कम से कम 4 बार और कालकोठरी में प्रवेश कर सकता था। अरे, सब लोग कहाँ हैं? झाओ जी और बाकी लोग कहाँ गए? और वे सभी लोग कहाँ गए? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। झाओ जी गायब हो गया, सभी लोग चले गए, आखिर हुआ क्या? जो लोग वांग जिहाओ के साथ कालकोठरी में गए थे वे घबराए हुए लग रहे थे। वे केवल 17वें स्तर पर थे, जो झाओ जी और उनके समूह की तुलना में कहीं कम अनुभवी थे। अब वे केवल वांग जिहाओ पर ही भरोसा कर सकते थे। आखिरकार वह राजवंश गिल्ड के उपनेता थे। लेकिन वांग जिहाओ भी असमंजस में था। उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिख रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, एक सिग्नल फ्लेयर दागो। अगर झाओ जी आसपास होगा तो वह जरूर जवाब देगा। आकाश में एक सिग्नल फ्लेयर उठा और विस्फोट होकर प्रकाश का एक विशाल गोला बन गया। इसे 10 मील के दायरे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। सिग्नल फ्लेयर के पूरी तरह से गायब होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे संकेत मिलता है कि झाओ जी और उनका समूह संभवतः यहाँ नहीं थे। वांग जिहाओ को एहसास हुआ कि कालकोठरी में रहने के दौरान झाओ जी और अन्य लोगों के साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, अन्यथा वे वहां से नहीं जाते। क्या झाओ जी की हत्या की गई हो सकती है? झाओ जी के समूह की ताकत के बल पर वे इस क्षेत्र में वर्चस्व रखते थे। वह उस दिशा में सोचना नहीं चाहता था। अगर उनकी हत्या भी कर दी गई हो तो भी कुछ निशान तो रह ही जाने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ झाओ जी ही नहीं बल्कि बाकी सब लोग भी चले गए हैं। यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, खतरा हो सकता है। पहले हम यहाँ से निकलते हैं और वापस आने पर झाओ जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही भयावह था, इसलिए वांग जिहाओ ने पहले ही वहां से निकलने का फैसला किया। लिन मोयू कालकोठरी में अकेली थी, तभी 64 कंकाल योद्धा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनकी रणनीति पहले जैसी ही थी और उनका अनुभव तेजी से बढ़ा। इस बार दक्षता पहले से भी कहीं अधिक थी। महज 1 घंटे में लिन मोयू कालकोठरी के अंत तक पहुंच गई थी। 64 कंकाल योद्धाओं ने गोब्लिन राजा को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। धातु के टकराने की आवाज हवा में गूंज उठी। लिन मोयू ने अपने पिछले अनुभव से सबक सीखा था। जब भी गोब्लिन किंग किसी कौशल का उपयोग करने वाला होता था तो वह सोल फायर से उसे बाधित कर देता था। सोल फायर लगभग पल भर में ही क्रियाशील हो जाता था, जो गोब्लिन किंग के कौशल से भी तेज था। महज 30 सेकंड में शक्तिशाली नाइटमेयर कठिनाई वाले कालकोठरी का बॉस हताशा में मरते हुए ढेर हो गया। गोब्लिन राजा को मार गिराया। अनुभव जोड़ 40,000। कांस्य श्रेणी का हथियार। गोब्लिन राजा की जादू की किताब प्राप्त हुई। निम्न स्तरीय मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार गोब्लिन किंग का क्रिस्टल कोर नहीं गिरा, बल्कि उसके स्थान पर एक निम्न स्तरीय राक्षस का क्रिस्टल कोर गिरा। गोब्लिन किंग का क्रिस्टल कोर हर 100 दिनों में केवल एक बार ही मिलता है, जो इसकी दुर्लभता को दर्शाता है। लिन मोयू ने सोचा कि जब वह समर कैपिटल यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो शायद उसे कोई ऐसा रसायनज्ञ मिल जाए जो गोब्लिन किंग के क्रिस्टल कोर को गोब्लिन किंग की अंगूठी में बदल सके। इस तरह का बॉस एक्सेसरी किसी भी स्तर के किसी भी कार्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। लिन मोयू ने गोब्लिन किंग की जादू की किताब की विशेषताओं की जांच की। गोब्लिन किंग की जादू की किताब। कांस्य श्रेणी। आत्मा जोड़ 10, सहन शक्ति जोड़ 10, जादूगर प्रकार की कौशल शक्ति में 3% की वृद्धि, स्तर 12 के बाद उपयोग योग्य।
इसके गुणों को देखते हुए हालांकि यह आदर्श नहीं था, फिर भी यह उपयोग योग्य था। किताब लेकर चलना भी दिलचस्प लग रहा था। मैच टाइप स्किल पावर में 3% की वृद्धि सोल फायर और कॉप्स एक्सप्लोजन के लिए कुछ हद तक उपयोगी थी, लेकिन स्केलेटन वॉरियर्स के लिए अप्रभावी थी। कंकाल योद्धाओं को जादूगर प्रकार के कौशल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। ऊपर की ओर चमकने वाली रोशनी पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी। लिन मोयू ने जिस समय गोब्लिन किंग को मारा, उसी समय वह लेवल 13 पर पहुंच गया। अनुभव संबंधी आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं। अगले डंजन रन से शायद मैं लेवल 14 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेवल 15 तक पहुंचने के लिए मुझे 3 और रन बनाने होंगे। समय की गणना करते हुए मैं कालकोठरी को अधिकतम 5 बार और चला सकता हूं और सर्वोत्तम स्थिति में स्तर 16 तक पहुंच सकता हूं। यह उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन लेवल 16 समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लिन मोयू कालकोठरी से बाहर निकल गई। कालकोठरी के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। क्या सब चले गए? लिन मोयू ने एक पल सोचा और फिर उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। उन व्यक्तियों के लिए शायद वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। चारों ओर देखते हुए वह भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। वह तेजी से अंधेरे में विलीन हो गया और नजरों से ओझल हो गया। अध्याय 32। क्या तुम्हारा दिमाग किसी पागल कुत्ते ने खा लिया है? गर्म सूरज निकला और दुनिया में एक नए दिन की शुरुआत हुई। अंततः टीमें एक बार फिर कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने लगी। अरे, आज यहाँ कोई क्यों नहीं है? ये पहले बहुत जीवंत हुआ करता था। अजीब बात है, सब लोग कहाँ चले गए? ये टीम असमंजस में थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सामान्य कठिनाई स्तर चुना और कालकोठरी में प्रवेश किया। धीरे धीरे और लोग आने लगे और कालकोठरी का प्रवेश द्वार फिर से चहल पहल से भर गया। कालकोठरी का कूलडाउन समाप्त होने पर लिन मोयू वापस लौटी और कालकोठरी में प्रवेश किया। कितना अजीब इंसान है। वो इतना भावहीन है, एक शब्द भी नहीं बोलता। उसका समन देखने में शानदार है, थोड़ा डरावना है, लेकिन वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। अगर वो हमसे बात ही नहीं करता तो कूल होने का क्या फायदा? मैंने उसे अकेले अंदर जाते देखा। लगता है वो अकेले ही जाएगा। ये तो लिन मोयू है। जियाजू ने दूर से ही लिन मोयू को अकेले कालकोठरी में प्रवेश करते हुए देख लिया। लिन मोयू का कंकाल योद्धा बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। वो जानती थी कि पूरी दुनिया में केवल लिन मोयू के पास ही ऐसा आह्वान करने की शक्ति है। जादूगरनी का पेशा अद्वितीय था, दूसरा ऐसा पेशा नहीं होगा। शियाजू की निगाहें जटिल थी। वो अकेले ही लड़ने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने होंठ काट लिए। वह आज ही लेवल 10 पर पहुंची थी और सीधे कालकोठरी में आ गई। केवल लेवल 10 पर होने के बावजूद अपने दुर्लभ एलिमेंटल मेज करियर के कारण उसे आसानी से एक टीम मिल गई। वेस्ट सी माइन कालकोठरी, जो केवल 14वें स्तर की थी, विशेष रूप से कठिन नहीं थी, विशेषकर सामान्य कठिनाई स्तर पर। हालांकि अकेले उड़ान भरना अभी भी आसान नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू इतनी जल्दी अकेले ही उसे पीछे छोड़ देगी। शियाजू की आंखों में चुनौती की चमक थी। मैं तुमसे नहीं हारूंगी, बस देखते रहो। जल्द ही उसे एक टीम मिल गई और वह कालकोठरी में प्रवेश कर गई। लिन मोयू ने नाइट में कठिनाई वाले कालकोठरी को आसानी से पार कर लिया। कल के लेवल अप के बाद उसके पास 68 कंकाल योद्धा थे। 12 घंटे के ध्यान के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई। कालकोठरी में प्रवेश करते ही उसने 4 और कंकाल योद्धाओं को बुला लिया। अब 72 कंकाल योद्धाओं की एक विशाल सेना के साथ उसकी दक्षता और भी अधिक थी। कंकाल योद्धा जहां भी गए वहां कुछ भी जीवित नहीं बचा। कालकोठरी से लिन मोयू की परिचितता के साथ मिलकर उसकी प्रगति और भी तेज हो गई। महज 45 मिनट बाद लिन मोयू की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई। सोना बंद करो, जाग जाओ। कंकाल योद्धाओं की तलवारों की आवाज सुनकर गोब्लिन राजा की नींद खुल गई। जब तक वह खड़ा हुआ तब तक वह अपनी अधिकांश जान गंवा चुका था। जैसे ही उसके मुख से अग्नि निकली, सोलफायर नीचे उतरी और उसकी क्षमता को बाधित कर दिया। महज 30 सेकंड में गोब्लिन राजा हताश होकर फिर से गिर पड़ा। गोब्लिन राजा को मार गिराया। अनुभव जोड़ 40,000। कांस्य श्रेणी का हथियार गोब्लिन राजा का धनुष प्राप्त हुआ। निम्न स्तरीय मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। गोब्लिन किंग का लंबा धनुष, कांस्य श्रेणी, शक्ति जोड़ 10, चपलता जोड़ 10, धनुष प्रकार कौशल शक्ति में 3% की वृद्धि, स्तर 12 के बाद प्रयोग करने योग्य। बूंदें पहले जैसी ही थीं। लिन मोयू ने उन्हें बस एक नजर देखा और फिर उन्हें संभाल कर रख दिया। गोब्लिन राजा की आंखों में अनिच्छा और हताशा झलक रही थी। वह नजर ऐसी लग रही थी मानो उसने लिन मोयू को पहचान लिया हो। इतने उदास मत हो, कुछ और बार आने के बाद मैं आना बंद कर दूंगा। तुम्हें किसी न किसी के हाथों मारा जाना तय है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मारता है। इसके अलावा मेरे लिए मरना जल्दी और कम कष्टदायी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे भी अपना स्तर बढ़ाना होगा। लिन मोयू ने गोब्लिन राजा से धीरे से बात की। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह समझ रहा है या नहीं। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, इस बार वह लेवल अप नहीं कर पाया। वह अभी भी स्तर 14 से 20% पीछे था। वह अगले प्रयास में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। लिन मोयू कालकोठरी से बाहर निकली और बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गई। दोपहर में डायनेस्टी गिल्ड का एक समूह कालकोठरी में पहुंचा।
उपनेता वांग जिहाओ वहां मौजूद नहीं थे, न ही वे लोग थे जो कल उनके साथ कालकोठरी में दाखिल हुए थे। इस बार डायनेस्टी गिल्ड कालकोठरी में प्रवेश करने नहीं बल्कि कल की घटनाओं की जांच करने आया था। झाओ जी के बारे में कोई खबर नहीं थी, न ही उनके साथ मौजूद 1 दर्जन लोगों के बारे में। उस समय वहां मौजूद लोग भी बिना किसी निशान के गायब हो गए, मानो वे हवा में ओझल हो गए हों। इस बार डायनेस्टी गिल्ड के सदस्य संयमित रहे और उन्होंने कोई भी अतिवादी हरकत नहीं की। लोगों से सवाल पूछते समय भी वे विनम्र रहते थे। कई बार पूछताछ करने के बाद भी उन्हें सिर्फ अज्ञानता भरे जवाब ही मिले, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग आज ही आए थे और उन्हें कल की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने आधे दिन तक जांच की लेकिन उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। अंततः उन्हें जाना पड़ा। किसी तरह डायनेस्टी गिल्ड द्वारा कालकोठरी को अवरुद्ध करने की खबर फैल गई, जिससे कई लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। करियर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने आज डायनेस्टी गिल्ड को चेतावनी जारी की, अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। कालकोठरी पूरी मानवता के लिए एक संसाधन थी, न कि ऐसी कोई चीज जिसे कोई एक गिल्ड मनमाने ढंग से अवरुद्ध कर सके। 1 घंटे के लिए भी नहीं, 1-2 दिन की तो बात ही छोड़िए। राजवंश गिल्ड के मुख्यालय में गिल्ड लीडर वांग वेई ने वांग जिहाओ को जमकर फटकार लगाई। क्या तुम्हारा दिमाग किसी पागल कुत्ते ने खा लिया है? कालकोठरी को अवरुद्ध करने का विचार आपको कैसे आया? क्या आपको लगता है कि हमारा राजवंश संघ एक हाथ से आकाश को ढक सकता है? क्या आपको लगता है कि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य और करियर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो, अपने साथ डायनेस्टी गिल्ड को मत घसीटो। इन दिनों कहीं मत जाओ, बस गिल्ड में ही रहो। तुम्हारा लेवल वैसे भी काफी है, बस बड़ी परीक्षा का इंतजार करो। वांग वेई ने वांग जिहाओ को डांटा। वांग जिहाओ ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देर बाद आखिरकार पूछा, झाओ जी और बाकी लोगों का क्या हुआ? जांच के लिए लोगों को भेजा गया है, चिंता मत करो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ गायब होने की वजह आपकी समझ से परे है। वांग वेई ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। वांग जिहाओ पहले से ही 16वें स्तर पर थी, जो समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अगर वह इन कुछ दिनों के एकांतवास के दौरान अपने प्रदर्शन को बेहतर नहीं कर पाता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 33, राक्षसों को चकमा देना, सामूहिक हत्या, बॉस को तुरंत मार गिराना। रात में लिन मोयू चौथी बार कालकोठरी में दाखिल हुई। इस बार उसके पास 76 कंकाल योद्धा थे। 3 बार कालकोठरी को पार करने के बाद वह उसे पूरी तरह से जानता था। अंदर प्रवेश करते ही उनके मन में एक नया विचार आया, मैं इसे आजमा सकता हूँ। अगर यह काम करता है तो मैं इसे अन्य कालकोठरियों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोच विचार करते हुए सभी कंकाल योद्धा एक ज्वार की तरह खदान की सुरंगों में घुस गए। कंकाल योद्धाओं ने सुरंगों में कई राक्षसों को आकर्षित किया, लेकिन उनसे मुकाबला नहीं किया, बल्कि कालकोठरी की गहराई की ओर लगातार दौड़ते रहे। इससे कालकोठरी में एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हो गया। कंकाल योद्धाओं का एक विशाल समूह आगे दौड़ रहा था, जिसके पीछे राक्षसी दानवों का एक समुद्र था। उन राक्षसी जीवों के पीछे लिन मोयू थी। लिन मोयू भी मुस्कुराते हुए समूह के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कंकाल योद्धाओं के कांस्य रैंक पर पहुंचने के बाद उससे उनकी अधिकतम दूरी बढ़कर 1000 मीटर हो गई। उसे केवल 1000 मीटर की इस सीमा के भीतर ही रहना था। सुरंगों से लगभग 100 राक्षसों को लेकर वे दौड़ते हुए सीधे माइन वुल्फ किंग के ठिकाने पर पहुंच गए। कंकाल योद्धाओं के आगमन से खान भेड़िया राजा भी जाग गया। खान भेड़िया राजा ने कंकाल योद्धाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पीछे से आए सभी राक्षसों के पहुंच जाने के बाद लिन मोयू के आदेश के तहत कंकाल योद्धाओं का गतिविधि क्षेत्र धीरे धीरे छोटा होता गया। राक्षसों का क्षेत्र भी सिकुड़ गया, जिससे वे एक साथ एकत्रित हो गए। तब तक लिन मोयू सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। कंकाल योद्धाओं ने अचानक हमला कर दिया और तुरंत ही एक गोब्लिन खदान रक्षक को मार डाला। फिर शव को हवा में काफी ऊपर उछाल दिया गया। लाशों का विस्फोट। लिन मोयू, जो इस क्षण का इंतजार कर रही थी, ने कौशल को सक्रिय किया और शव को विस्फोटित कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी खदान की गुफा हिल गई, दीवारों से अनगिनत चट्टानें गिरने लगीं। गोब्लिन माइन गार्ड्स बड़ी संख्या में मारे गए। जहां लिन मोयू खड़ी थी वहीं स्क्रीन पर तरह तरह की सूचनाएं आने लगीं। नोटिफिकेशन इतनी तेजी से आए कि उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिला और लिन मोयू के पास देखने का समय ही नहीं था। कई नए शव उत्पन्न हुए और उसने लगातार 10 बार शव विस्फोट का प्रयोग किया। 10 भीषण विस्फोटों ने कालकोठरी की जमीन की एक परत को सचमुच उखाड़ दिया। इस बार माइन वुल्फ किंग सुरंग में वापस भागने में सफल नहीं हुआ, बल्कि लाशों के विस्फोट में सीधे ही मारा गया। इसी समय सुरंग के लोहे के दरवाजे खुल गए और कई खूंखार भेड़िए बाहर भाग निकले। लिन मोयू को एहसास हुआ कि ये दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, इसके लिए माइन वुल्फ किंग को वापस जाकर उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होगी। जारी रखो, उन सबको खनन के गड्ढे में घसीट कर ले जाओ। लिन मोयू के आदेश पर कंकाल योद्धा फिर से खनन गड्ढे की ओर दौड़ पड़े। खनन गड्ढे में क्या था? कुछ राक्षसी जीवों के अलावा केवल गोब्लिन राजा ही जीवित है। कंकाल योद्धा 100 से अधिक भयंकर भेड़ियों को बेरोक टोक आगे घसीटते हुए ले गए, जिनके पीछे लिन मोयू भी चल रही थी। अब वह उच्च स्तर प्राप्त करने की चमक से दमक रहा था। राक्षसी विस्फोटों की उस भीषण लहर ने उसे पहले ही 14वें स्तर पर पहुंचा दिया था और अब कालकोठरी में प्रवेश किए हुए उसे केवल 5 मिनट ही हुए थे। ये गति बहुत तेज थी, लगभग अकल्पनीय। कंकाल योद्धा खनन गड्ढे के रास्ते पर दौड़ पड़े, जिससे गड्ढे में मौजूद सभी राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो गए। जब तक वे तल तक पहुंचे तब तक 200 से अधिक राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। गोब्लिन जैसे राक्षस और खूंखार भेड़िए एक साथ जमा थे। गोब्लिन राजा धीरे धीरे जाग उठा, उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। क्या हो रहा था? मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। लिन मोयू भी नीचे आ गई थी। कंकाल योद्धाओं ने भागना बंद कर दिया और जवाबी हमला शुरू कर दिया।
बरसेर्क स्ट्राइक। जब उन्होंने इस कौशल का प्रयोग किया तो उनकी तलवारें लाल रंग से चमक उठी। एक दर्दनाक चीख के साथ एक भयंकर नरभक्षी भेड़िया तुरंत मर गया। लाश हवा में उछली और बीच हवा में ही फट गई। लाशों का विस्फोट, धमाका धमाका। लगातार विस्फोटों के कारण खदान की गुफा लगभग ढह गई थी। अनुभव अंक तेजी से बढ़े। नोटिफिकेशन इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा था। बड़ी मात्रा में सामग्री और वस्तुएं उनके भंडार में शामिल हुई। गोब्लिन राजा अभी अभी जागा है और अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ है। 10 से अधिक लगातार शव विस्फोट हमलों के बाद ये धमाके के साथ गिर पड़ा। इस बार स्थिति पहले से भी कहीं अधिक दुखद थी, लेकिन साथ ही साथ ये तेजी से भी बीत गई। दर्द हुआ भी तो वह कुछ ही सेकंड तक रहा। गोब्लिन राजा के अनिच्छुक चेहरे को देखकर लिन मोयू ने धीरे से आह भरी। मैं 3 बार और आऊंगा और फिर रुक जाऊंगा। इसका अर्थ है कि गोब्लिन राजा की 3 बार और मृत्यु होगी। तुम्हें तो वैसे भी मरने की आदत हो चुकी है, लोग तुम्हें मारने के लिए हर दिन आते हैं। गोब्लिन राजा को मार गिराया। अनुभव जोड़ 40,000। कांस्य श्रेणी का हथियार गोब्लिन राजा की छड़ी प्राप्त हुई। निम्न स्तरीय मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। गोब्लिन राजा की छड़ी, कांस्य श्रेणी, आत्मा जोड़ 10, सहनशक्ति जोड़ 10, जादूगर प्रकार की कौशल शक्ति में 3% की वृद्धि, स्तर 12 के बाद प्रयोग करने योग्य। उसके अनुभव की जांच करने पर पता चला कि वह लेवल 14 के 60% पर था। अगली बार जब वह प्रवेश करेगा तो वह 15वें स्तर पर पहुंच जाएगा। लेवल 15 पर पहुंचने के बाद अनुभव की आवश्यकताएं फिर से बढ़ जाएंगी, कम से कम 2 से 3 गुना अधिक। समय का हिसाब लगाते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार और प्रवेश कर सकता हूं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो मुझे लेवल 16 तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये लेवल 15 के बाद अनुभव संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कालकोठरी के बाहर का वातावरण एक बार फिर अपनी सामान्य चहल पहल में लौट आया था। पहले की तुलना में लोगों की संख्या थोड़ी कम थी और यह एक अलग समूह था। लिन मोयू को एक भी परिचित चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने दूसरों की बातचीत से सुना कि डायनेस्टी गिल्ड यहां आया था। स्पष्टतः राजवंश संघ को कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इस बार लिन मोयू ने जगह नहीं छोड़ी बल्कि ध्यान करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ ली। उसने 4 और कंकाल योद्धाओं को शामिल कर लिया था, जिससे कुल संख्या 76 हो गई थी। प्रत्येक कंकाल योद्धा के चारों गुण 4600 तक पहुंच गए थे, जो नाइटमेयर कठिनाई वाले कालकोठरी के बॉस गोब्लिन किंग से भी अधिक थे। उनकी एकमात्र कमजोरी ये थी कि उनके कौशल उतने शक्तिशाली नहीं थे। गोब्लिन किंग के विपरीत, जिसके पास उच्च क्षति पहुंचाने वाला अग्निश्वास कौशल है। ध्यान करते समय लिन मोयू को अचानक एक कंकाल योद्धा से सूचना प्राप्त हुई। कोई आ रहा था। अध्याय 34। आप कूलडाउन समय को क्यों अनदेखा कर सकते हैं? आप अभी किस स्तर पर हैं? परिचित आवाज सुनकर लिन मोयू ने अपनी आंखें खोली और सामने जियाजू खड़ी थी। शियाजू के नाजुक चेहरे पर धूल का एक धब्बा था और उसके शरीर के चारों ओर अभी भी मौलिक ऊर्जा घूम रही थी। वह स्पष्ट रूप से अभी अभी लड़ाई खत्म करके कालकोठरी से बाहर आई थी। उसने लिन मोयू को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर अवज्ञा का भाव साफ झलक रहा था। लिन मोयू ने शांत भाव से उत्तर दिया, स्तर 14। क्या? जियाजू चिल्लाए, आप इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? उसने दूसरों के साथ मिलकर सामान्य कठिनाई स्तर वाले वेस्ट सी माइन डंजन को 2 बार पूरा किया, जिससे उसका लेवल 10 से बढ़कर 11 हो गया। लगातार 2 बार कालकोठरी में प्रवेश करने से वह पूरी तरह थक चुकी थी। अगर लिन मोयू अकेले ही कालकोठरी को पार कर भी लेता है तो भी उसे इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाना चाहिए। शियाजू ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लिन मोयू नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल पर गेम खेल रही होगी। लिन मोयू ने जियाजू के सवालों का आगे कोई जवाब नहीं दिया। इस पर विश्वास करे या नहीं, लिन मोयू को जानने के कारण जियाजू समझ गई थी कि वह झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने कहा कि वह लेवल 14 पर है तो वह लेवल 14 पर ही होगा। शियाजू की आंखों में अवज्ञा का भाव और भी प्रबल हो गया। स्तर जितना ऊंचा होगा, समतलीकरण की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी। नौसिखिए कालकोठरी के पहले दिन वह स्तर 5 पर थी, जबकि लिन मोयू स्तर 7 पर थी। 2 स्तरों का अंतर। तार्किक रूप से अब तक यह अंतर कम हो जाना चाहिए था। वह केवल 11वें स्तर पर क्यों थी, जबकि लिन मोयू 14वें स्तर पर थी, जिससे अंतर और भी बढ़ गया। शियाजू ने गुस्से से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। वह मुड़ी और चली गई। लिन मोयू उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सालों से वह हमेशा जियाजू से एक कदम आगे रहा था। करियर में बदलाव से पहले वह हमेशा सभी विषयों में प्रथम स्थान पर रहता था, जबकि जियाजू हमेशा दूसरे स्थान पर रहती थी। परिवर्तन के बाद उनका स्तर लगातार बढ़ता गया और उन्होंने एक बार फिर जियाजू को पीछे छोड़ दिया। लिन मोयू समझ गया था कि जियाजू हमेशा से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। ये बात करियर में बदलाव से पहले और बाद दोनों ही स्थितियों में सच थी, लेकिन उसने उसे कभी मौका ही नहीं दिया था। अचानक उसने देखा कि जियाजू कुछ अन्य लोगों के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर रही है। अजीब बात है, क्या वह अभी अभी बाहर नहीं आई थी? वह इतनी जल्दी दोबारा कैसे प्रवेश कर सकती है? कालकोठरी के लिए कोई कूलडाउन समय क्यों नहीं है? लिन मोयू ने एक अविश्वसनीय घटना देखी। उन्होंने अनुभव किया था कि सामान्य और दुर्लभ दोनों प्रकार की कठिनाइयों में कूलडाउन समय होता है और उन्हें साझा किया गया। नाइटमेयर डिफिकल्टी को पार करने के बाद भी वह 12 घंटे तक नॉर्मल डिफिकल्टी में प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन जियाजू इतनी जल्दी दोबारा कैसे प्रवेश कर सकती थी? लिन मोयू को पूरा यकीन था कि जियाजू अभी अभी कालकोठरी से बाहर आए है। उसके शरीर पर युद्ध की आभा अभी भी मौजूद थी, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, और अभी भी गोब्लिन किंग का प्रभाव मौजूद था। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। ध्यान करते समय लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धाओं को अवलोकन करने के लिए कहा। 2 घंटे बाद जियाजू कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर फिर से प्रकट हुई।
उसने एक और कालकोठरी का चक्कर पूरा कर लिया था। कालकोठरी से बाहर निकलते हुए जियाजू ने लिन मोयू पर एक नजर डालना नहीं भूला। लिन मोयू ने उसके चेहरे पर थकान देखी। ये निरंतर लड़ाई के कारण होने वाली थकावट थी। फिर 10 मिनट से कुछ अधिक समय में जियाजू को एक और टीम मिल गई और वह फिर से कालकोठरी में प्रवेश कर गई। लिन मोयू ने गौर किया कि कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले उसने किसी वस्तु का इस्तेमाल किया था। उस समय उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल रही थी। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि यही वह वस्तु थी जिसने जियाजू को कालकोठरी के कूलडाउन समय को अनदेखा करने की अनुमति दी थी। अगर मौका मिला तो मैं इसके बारे में पूछ सकता हूं, लिन मोयू ने ध्यान की अवस्था में लौटते हुए सोचा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, आध्यात्मिक शक्ति का गुण और अधिक स्पष्ट होता गया। अब उसकी मूल आध्यात्मिक शक्ति 700 तक पहुंच गई थी, जो उसके अन्य गुणों से कहीं अधिक थी। ये जादूगरों के पेशे की विशेषता थी, जिसमें अत्यंत उच्च आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके बदले में अन्य गुण बेहद खराब निकले। वहां संतुलन का कोई नामोनिशान नहीं था। प्रत्येक पेशे की अपनी विशेषताएं होती हैं और लिन मोयू ने इसे स्वीकार करने का विकल्प चुना। कुछ घंटों बाद उसने हल्के भारी कदमों की आहट सुनी। थकी हारी शियाजू लिन मोयू के बगल में बैठ गई। कूलडाउन समय की पाबंदियों के बिना भी वह लगातार कालकोठरी नहीं चला सकती थी। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सका। मैं बुरी तरह थक गई हूं, ये कहते हुए जियाजू बिना किसी शालीनता के जमीन पर गिर पड़ी। वह लिन मोयू के बगल में खड़े कंकाल योद्धा से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आखिरकार लिन मोयू उसकी सहपाठी थी, डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं थी। कुछ देर आराम करने और सांस लेने के बाद जियाजू ने थोड़ी ऊर्जा वापस पाई और कहा, ये युवती पहले ही 12वें स्तर पर है, मैं जल्द ही आपकी बराबरी कर लूंगी। लेवल 12 पर यदि सामान्य कठिनाई वाले दंडनों को एक टीम में खेला जाए तो एक बार लेवल बढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 बार खेलना पड़ेगा। उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। लिन मोयू ने थकी हुई जियाजू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम थकी नहीं हो? शियाजू ने चिढ़कर कहा, थकी हुई? बिल्कुल थकी हुई हूँ। ये युवती तो इस समय एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहती। क्यों? शियाजू ने नाराजगी से कहा, क्यों? तुम मुझसे क्यों पूछने की हिम्मत करते हो? इतने सालों तक तुम्हारे द्वारा दबाए जाने के बाद इस युवती को तुमसे आगे निकलना ही होगा। सिर्फ इसी वजह से लिन मोयू को इस बात का एहसास नहीं था कि जियाजू की नाराजगी इतनी गहरी थी। अगर उसे पता होता तो शायद वह उसे कभी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने देता। शियाजू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं, मैं समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ। क्या आप भी आवेदन नहीं कर रहे हैं? तो आपको समझना चाहिए, समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए व्यक्ति का स्तर कम से कम 14, अधिमानतः 15 और आदर्श रूप से 16 होना आवश्यक था। 2 दिन से थोड़ा अधिक समय शेष रहते हुए लिन मोयू ने सोचा कि जियाजू अधिक से अधिक 14वें स्तर तक पहुंच सकती है। 15वें स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। जब तक लिन मोयू ने धीरे से कहा, तुम्हें नाइट में कठिनाई वाले दंडनों में जाना चाहिए, इससे तुम्हारा लेवल तेजी से बढ़ेगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बेहतरीन टीमें आसानी से नहीं मिलती। उन बेहतरीन टीमों को 16 या 17 स्तर के पेशेवर खिलाड़ी चाहिए होते हैं। मैं तो सिर्फ 12वें स्तर पर हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता। शियाजू ने लिन मोयू की ओर आंखें घुमाई, मानो कह रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता? कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर सदस्यों की भर्ती के लिए बुला रही कुलीन टीमों को देखकर यह स्पष्ट था कि उनकी आवश्यकताएं न केवल स्तर और पेशे से संबंधित थीं, बल्कि उपकरणों से संबंधित भी थीं। यदि आप हीलर सपोर्ट नहीं थे तो आवश्यकताएं थोड़ी कम हो सकती हैं। शियाजू जैसे डैमेज डीलर्स के लिए आवश्यकताएं वास्तव में सबसे अधिक थीं। लिन मोयू को चुप देखकर जियाजू ने आगे कहा, तो ये युवती बस सामान्य कठिनाई वाले दंडनों को और अधिक पूरा करेगी। लेवल 14 उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और थोड़ी मेहनत से लेवल 15 भी संभव हो सकता है। उसकी बातें सुनकर लिन मोयू ने आखिरकार पूछा, आप कूलडाउन समय को क्यों नजरअंदाज कर सकते हैं? अध्याय 35, मैं तुम्हारे लिए कालकोठरी का संचालन करूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। शियाजू ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? फिर वह अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम्हें नहीं पता? तो आखिरकार ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। लिन मोयू कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जियाजू को देखती रही। क्या ये वाकई इतना मजेदार है? वह कोई ज्ञानकोश नहीं था, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वह नहीं जानता था। शियाजू को शायद कुछ मजेदार लगा और वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, कुछ अच्छा कहो और मैं तुम्हें बताऊंगी। लिन मोयू ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर वह कुछ कहना नहीं चाहती थी तो ठीक है, उससे कुछ अच्छा कहने के लिए कहना नामुमकिन था। लिन मोयू की प्रतिक्रिया देखकर जियाजू की रुचि खत्म हो गई। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, मजाक भी नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं कि जादूगरों की सोच सबसे लचीली और रचनात्मक होती है, लेकिन तुम तो बहुत कठोर हो। मुझे सच में शक है कि तुम असली जादूगर हो। मैं आपको बस इतना बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कूलडाउन टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया था। लिन मोयू ने कूलडाउन ताबीजों के बारे में जानकारी के लिए अपनी स्मृति में खोजबीन की, लेकिन उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ताबीज क्या होते हैं। उन्होंने इसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ा था। शियाजू ने कहा, कूलडाउन ताबीज कालकोठरी के कूलडाउन समय को रद्द कर सकते हैं, जिससे आप बार बार कालकोठरी में प्रवेश कर सकते हैं। उसने हथेली के आकार की एक वस्तु निकाली और उसे लिन मोयू के सामने रखते हुए कहा, यही वह चीज है। वह ताबीज किसी रत्न की तरह दिखता था, उसकी सतह मोहक प्रकाश से जगमगा रही थी और उस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियों के सिरे हल्के से चमक रहे थे। छुपकर निगरानी में रहने के दौरान लिन मोयू को ताबीज की जानकारी मिल गई। जूनियर कूलडाउन टेलिस्मैन, शेष उपयोग 7/10।
विवरण: डंजन के कूलडाउन समय को रद्द कर सकता है, केवल लेवल 20 से नीचे के डंजन के लिए प्रभावी। ऐसी किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव है। लिन मोयू को लगा कि वह वास्तव में अज्ञानी है। शियाजू ने कहा, मैं इस ताबीज का इस्तेमाल लगातार कालकोठरियों में प्रवेश करने के लिए करती हूँ। अब आप समझ गए होंगे, है ना? इससे वह बार बार कालकोठरी में जा सकता था, जिससे उसका स्तर तेजी से बढ़ सकता था। लिन मोयू ने धीरे से पूछा, क्या ये महंगा है? शियाजू ने जवाब दिया, मुझे पक्का नहीं पता, मेरे पिताजी ने इसे मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन ये काफी महंगा होना चाहिए। मेरे पिताजी के चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि इसे मुझे देते समय उन्हें थोड़ा दुख हुआ। शियाजू एक धनी परिवार से थी, जहां उन्हें बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। पश्चिमी सागर का जिया परिवार जियांगनिंग प्रांत में प्रसिद्ध था। अगर उन्हें भी यह महंगा लगता है तो ये काफी कीमती चीज होगी। विश्लेषण करने के बाद लिन मोयू ने अपने लिए ताबीज बनवाने का विचार छोड़ दिया। शियाजू ने कहा, हमारे पास 2 दिन बचे हैं। मैं कालकोठरी को रीसेट करने के सभी 7 मौकों का उपयोग करना चाहती हूँ। अपने कूलडाउन समय को मिलाकर मैं कम से कम 9 और डिंगडोन खेल सकता हूँ। इस तरह मुझे यकीन है कि मैं लेवल 15 तक पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, ये युवती थकान से मर जाएगी। शियाजू चिंतित लग रही थी। आखिरकार उसमें अपनी उम्र के अनुरूप कुछ युवावस्था के भाव दिखाई दिए। अब वह अभिमानी युवती के रूप में नहीं दिखती। लिन मोयू ने एक पल सोचा, मैं तुम्हें कालकोठरी से ले जा सकता हूँ। गारंटी है कि तुम 15वें स्तर तक पहुंच जाओगे और तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शियाजू की आंखें चमक उठी। भला वो कैसे भूल सकती थी, उसके साथ कोई ऐसा था जो अकेले ही कालकोठरी के सभी हिस्सों को पार कर सकता था। अगर वह लिन मोयू के साथ कालकोठरी में जाती तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और 2 लोगों की टीम से उन्हें 3 लोगों की टीम की तुलना में अधिक अनुभव मिलेगा। थकान नहीं हुई और अनुभव में वृद्धि हुई। यह एक शानदार अवसर था। समस्या बस यही थी कि इस तरह वह उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर वह उसके साथ नहीं भी दौड़ती तो क्या वह फिर भी उसकी बराबरी कर पाती? शियाजू को यकीन नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद जियाजू ने अपना निर्णय लिया। अगर वह अभी पढ़ाई में पिछड़ रही है तो कोई बात नहीं। प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि वह समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। आखिरकार उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी, भविष्य अभी बहुत दूर था। वह आखिरकार उनसे आगे निकल ही जाएगी। ठीक है, मैं सहमत हूँ। तुम मुझे कालकोठरी से ले चलो और मैं तुम्हें ताबीज दे दूंगा। लिन मोयू को पता था कि जियाजू मान जाएगी। भला कोई इतना मूर्ख ना हो तो मना नहीं करेगा। इस तरह वह और भी ज्यादा कालकोठरी चला सकता था। हालांकि हर बार उसे कम अनुभव मिलेगा, लेकिन अधिक रन बनाने से वास्तव में उसे कुल मिलाकर अधिक अनुभव प्राप्त होगा। ये सबके लिए फायदेमंद स्थिति थी। शियाजू ने कहा, तो फिर समय बर्बाद न करें, चलिए साथ में कालकोठरी में चलते हैं। लिन मोयू हिली नहीं। 2 घंटे में मेरा कूलडाउन समय समाप्त हो जाएगा। केवल 2 घंटे शेष रहने पर ताबीज का उपयोग करके रीसेट की संभावना को बढ़ाना सार्थक नहीं था। शियाजू बेवकूफ नहीं थी, वह ये बात अच्छी तरह समझ सकती थी। ठीक है, तो चलिए 2 घंटे इंतजार करते हैं। ये युवती पहले झपकी ले लेगी, समय होने पर मुझे जगा देना। वह लेट गई और जल्दी ही सो गई। जंगल में इस तरह असुरक्षित अवस्था में सोना बहुत खतरनाक था, लेकिन जियाजू चैन से सोई क्योंकि लिन मोयू उसके बगल में थी। लिन मोयू के प्रति वह चाहे कितनी भी नाराजगी रखती हो, वह उसके चरित्र को अच्छी तरह जानती थी और उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकती थी। शियाजू मुस्कुराते हुए गहरी नींद में सो रही थी। लिन मोयू ने कंकाल को उनकी रक्षा करने का आदेश दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना जारी रखा। 2 घंटे बाद लिन मोयू के कालकोठरी का कूलडाउन समाप्त हो गया। जागो, लिन मोयू ने जियाजू को जगाया। शियाजू ने अपनी नींद से भरी आंखें खोली और बोली, इतनी जल्दी? वह अंगड़ाई लेते हुए उठी, जिससे उसकी पतली नाभि दिखाई दी। इस समय उसने खुलकर अपनी खूबसूरत आकृति का प्रदर्शन किया। शियाजू का कद 1.7 मीटर था और उनका शरीर सुडौल और आकर्षक था, जिसमें हर सही जगह पर उभार थे। वह 1.8 मीटर लंबी लिन मोयू से थोड़ी ही छोटी लग रही थी। साथ साथ खड़े होकर वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे। उनके बगल में मौजूद कंकाल योद्धा ने ही दृश्य को थोड़ा बिगाड़ा। 2 घंटे की नींद के बाद जियाजू की ऊर्जा काफी हद तक वापस आ गई थी और उसकी अधिकांश थकान दूर हो गई थी। उन्होंने लिन मोयू को नेता बनाकर एक टीम बनाए और साथ मिलकर कालकोठरी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। शियाजू ने जूनियर कूलडाउन टेलिस्मैन का उपयोग करके अपने डंजन कूलडाउन समय को हटा दिया। उसके शरीर पर हल्की रोशनी फैल गई और जियाजू ने लिन मोयू को सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। लिन मोयू ने कालकोठरी खोली और फिर नाइटमेयर कठिनाई स्तर का चयन किया। शियाजू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। क्या तुमने गलत चुनाव किया? उसके बोलने से पहले ही वे कालकोठरी के प्रवेश द्वार में गायब हो चुके थे। अध्याय 36, इसे ही तो दक्षता कहते हैं। भारी और दमनकारी वातावरण के कारण जियाजू को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उस विशाल लोहे के दरवाजे के पीछे भयानक राक्षसों को इधर उधर घूमते देख उसके लंबे पैर कमजोर पड़ गए। डिटेक्शन के दौरान उन्नत कुलीन राक्षसों की विशेषताओं का पूरी तरह से खुलासा हुआ। गुणों और दिखावट दोनों ही दृष्टि से वे सामान्य कठिनाई वाले कालकोठरियों में पाए जाने वाले राक्षसों से बिल्कुल भिन्न थे। शियाजू ने लिन मोयू को हैरानी से देखा, ये तो नाइटमेयर डिफिकल्टी है। क्या तुमने गलत विकल्प चुना? लिन मोयू को मानो इस बात का एहसास ही नहीं था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। गलत चुनाव नहीं किया। क्या यह आदमी सिर्फ उन दोनों के साथ किसी नाइटमेयर डंजन को पार करने के बारे में सोच रहा है? उन राक्षसों के भयावह गुणों को देखकर ही जियाजू के दांत बजने लगे। क्या तुम पागल हो? हम मर जाएंगे, जियाजू चिल्लाए। लिन मोयू ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसे जियाजू की वर्तमान मानसिक स्थिति की परवाह थी। जब हम दौड़े तो मेरे पीछे आना। क्या? कहाँ भागना है? शियाजू एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकी।
उस भयानक, उन्नत और शक्तिशाली राक्षस ने पहले ही उस पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। शियाजू को मृत्यु का भय महसूस हुआ। अगर उसे लिन मोयू द्वारा हंसे जाने का डर न होता तो वह उसी समय कालकोठरी से भाग जाती। कमरे में असंख्य कंकाल योद्धा प्रकट हुए। कंकाल योद्धाओं को छोड़ते समय लिन मोयू नए कंकाल योद्धाओं को भी बुला रही थी। पलक झपकते ही 80 कंकाल योद्धाओं ने कमरे का अधिकांश हिस्सा भर दिया। फिर जियाजू की भयभीत निगाहों के सामने लिन मोयू ने कालकोठरी का दरवाजा खोल दिया। कंकाल योद्धाओं ने मार्च करती हुई सेना की तरह खदान की सुरंगों में धावा बोल दिया। लिन मोयू को इस काम का पहले से ही अच्छा अभ्यास था। लोहे के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ शक्तिशाली राक्षस कंकाल योद्धाओं का पीछा करते हुए पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। मेरे पीछे आओ, लिन मोयू दौड़ने लगी। शियाजू अचंभित रह गई। यह क्या था? क्या कालकोठरी को इस तरह खेला जा सकता है? जल्दी करो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लिन मोयू की आवाज सुरंग से आई। शियाजू ने पैर पटकते हुए कहा, यह युवती डरती नहीं है। मैं तुमसे नहीं हारूंगी। विद्रोही भावना से प्रेरित होकर वह तेजी से लिन मोयू के पास पहुंच गई। राक्षसों का एक विशाल समूह कालकोठरी से आगे बढ़ा। कंकाल योद्धा सबसे आगे दौड़ रहे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में उन्नत कुलीन राक्षस थे। लिन मोयू और शियाजुए सबसे पीछे थी। शियाजू ने दौड़ते हुए पूछा, आप आखिर कर क्या रहे हैं? लिन मोयू ने शांत भाव से उत्तर दिया, कालकोठरी को साफ करना। उनके सीधे साधे जवाब ने जियाजू को अवाक कर दिया। लंबी खदान की सुरंग से गुजरने के बाद उन्होंने माइन वुल्फ किंग बॉस को देखा। नाइटमेयर डिफिकल्टी वाला माइन वुल्फ किंग नॉर्मल डिफिकल्टी वाले गेम की तुलना में आकार में पूरे 1 गुना से भी अधिक बड़ा था। शियाजू को यह जानने के लिए जासूसी क्षमता की आवश्यकता नहीं थी कि यह प्राणी भयावह रूप से शक्तिशाली था। कंकाल योद्धा दौड़कर उसके पास पहुंचे। माइन वुल्फ किंग ने लगातार कंकाल योद्धाओं पर हमला किया, लेकिन वे बिना पलटवार किए भागते रहे। वे पलटवार क्यों नहीं कर रहे हैं? जियाजू कंकाल योद्धाओं की कठोरता देखकर हैरान थी और उसे यह अजीब लगा। लिन मोयू ने कंकाल योद्धाओं को आदेश दिया, बस पहुंचने ही वाले हैं। जब पीछे से आए सभी राक्षस उन तक पहुंच गए तो अचानक कई कंकाल योद्धाओं ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत ही एक उन्नत कुलीन राक्षस को मार डाला। फिर उस उन्नत कुलीन राक्षस के शव को हवा में उछाल दिया गया। उसी समय लिन मोयू ने अपना हाथ उठाया। लाशों का विस्फोट, एयर बर्स्ट, एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी भयावह शक्ति ने जियाजू को चौंका दिया। अनुभव में तेजी से वृद्धि हुई और तरह तरह की सूचनाएं लगातार आने लगी। लगभग तुरंत ही जियाजू के अनुभव में 30% की वृद्धि हो गई। शियाजू अवाक रह गई। क्या कालकोठरी को इस तरह साफ किया जा सकता है? ये किस प्रकार का ऑपरेशन था? धमाका धमाका, इसके बाद कई और भीषण विस्फोट हुए। खान भेड़िया राजा, जो उसे इतना भयानक लग रहा था, एक दुख भरी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह मर चुका है, इतनी आसानी से मारा गया। उसे याद आया जब उन्होंने सामान्य कठिनाई स्तर पर 3 लोगों के साथ माइन वुल्फ किंग का सामना किया था, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। उन्होंने युद्ध में उतरने से पहले विभिन्न प्रकार की रणनीति और युक्तियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे हराने के लिए 20 मिनट से अधिक समय तक भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। अब लिन मोयू के सामने ये बस एक पल में मौत थी। शियाजू का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह सामान्य कठिनाई नहीं बल्कि दुर्स्वप्न जैसी कठिनाई थी। नाइटमेयर मोड में वही बॉस नॉर्मल मोड की तुलना में कई गुना ज्यादा कठिन था, लेकिन लिन मोयू के सामने ही उसे तुरंत मार डाला गया। उसके पैरों से लेकर सिर तक एक झुनझुनी सी सनसनी फैल गई, जिससे जियाजू का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांपने लगा। क्या ये कालकोठरी की सफाई थी? ये तो मानो अपने ही घर के पिछवाड़े में टहलना जैसा था। लिन मोयू ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया और हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। कंकाल योद्धा पहले ही उस मार्ग में प्रवेश कर चुके थे और खनन गड्ढे की ओर नीचे जा रहे थे। शियाजू आखिरकार होश में आए और जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई। क्या तुम हमेशा से नाइटमेयर डिफिकल्टी वाले डंडनों को अकेले ही पार करते आ रहे हो? उसे यह सवाल पूछने में काफी हिचकिचाहट हुई। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो शियाजू को कभी इस पर विश्वास नहीं होता। कौन यकीन करेगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ 10 से थोड़ा ऊपर के लेवल पर ही नाइटमेयर कठिनाई वाले डंडनों को अकेले ही पार कर सकता है? इतिहास में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लिन मोयू ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ। शियाजू ने आगे पूछा, लेवल 10 से? ये सही है। लिन मोयू से निर्णायक उत्तर प्राप्त करना। शियाजू को आखिरकार समझ आ गया कि लिन मोयू इतनी जल्दी लेवल अप क्यों कर सकती थी। जब वह नौसिखिए कालकोठरी से बाहर निकली ही थी तब तक लिन मोयू ने संभवतः खान कालकोठरी में अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया था, और वो भी नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल पर। अगर कालकोठरी में प्रवेश करने में लगने वाला समय न होता तो लिन मोयू अब तक शायद 20वें स्तर पर भी पहुंच गई होती। ये दक्षता अविश्वसनीय थी। कालकोठरी में प्रवेश करने से लेकर अब तक केवल 10 मिनट ही बीते थे और वे पहले ही अंतिम बॉस का सामना करने वाले थे। जब उसने सामान्य कठिनाई स्तर को पार करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम किया था तो यहां तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगा था। विशालकाय गोब्लिन राजा से एक शक्तिशाली दमनकारी आभा निकल रही थी। फिर कंकाल योद्धा, राक्षसों और भयंकर भेड़ियों की एक सेना लेकर ततैया के झुंड की तरह उस पर टूट पड़े। 10 से अधिक भीषण धमाकों के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। लिन मोयू के चारों ओर उन्नति की रोशनी दिखाई दी। अध्याय 37, कितना अजीब इंसान है, फिर भी कुछ हद तक प्यारा भी। इस दृश्य को दूसरी बार देखने पर अंतिम बॉस भी पल भर में मारा गया। शियाजू पूरी तरह सुन्न हो गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गोब्लिन किंग लिन मोयू का बेटा था जो बस अनुभव बांट रहा था। लिन मोयू के चेहरे पर लेवल अप की लाइट देखकर वह चौंक उठी। तुमने फिर से लेवल अप कर लिया? लेवल 15। लिन मोयू ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वह वास्तव में लेवल 15 पर था। शियाजू का चेहरा उतर गया। वह अभी भी लेवल 13 से 30% दूर थी।
उनके बीच की खाई एक बार फिर चौड़ी हो गई थी। ये वाकई बहुत निराशाजनक था। गोब्लिन राजा को मार गिराया, अनुभव जोड़ 25,000। कांस्य श्रेणी का हथियार प्राप्त हुआ, गोब्लिन राजा की लंबी तलवार। निम्न स्तरीय मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। नोटिफिकेशन देखकर जियाजू ने आह भरी और कहा, काश ये कोई कर्मचारी होता। क्या आपको कर्मचारी चाहिए? लिन मोयू ने पूछा। शियाजू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, गोब्लिन किंग का स्टाफ लेवल 20 से पहले के जादूगरों के लिए सबसे अच्छा हथियार है। मैं एक्सचेंज से एक खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पिताजी से पैसे मांगने पड़ेंगे, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अचानक एक काली वस्तु उसकी ओर उड़ती हुई आई। जियाजू ने सहज प्रवृत्ति से उसे पकड़ लिया। गोब्लिन राजा की छड़ी। यही वो कर्मचारी थे जिन्हें वह चाहती थी। ये तुम्हारा है, लिन मोयू ने शांत भाव से कहा। वह महज एक साधारण सी चीज थी, उसके लिए उसमें कुछ खास नहीं था। शियाजू अचंभित रह गई और कुछ देर बाद बोली, धन्यवाद। फिर उसने हैरानी से पूछा, आप खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लिन मोयू ने गोब्लिन किंग की जादू की किताब निकाली और कहा, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। जादू की किताबें और छड़ियां दोनों ही जादूगरों के हथियार थे, लेकिन ज्यादातर जादूगर छड़ियों को चुनते थे। आखिरकार लाठियां देखने में प्रभावशाली लगती थीं और कभी कभी उनका इस्तेमाल अवरोध पैदा करने या साधारण शारीरिक हमलों के लिए किया जा सकता था। जादू की किताबों में ये सुविधाएं नहीं थीं। कर्मचारियों का व्यवहार तुलनात्मक रूप से अधिक व्यावहारिक था। ये तो सर्वविदित था और जियाजू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मंत्रों की किताबों की तुलना में लाठियां अधिक व्यावहारिक होती हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लाठी पसंद नहीं है। इस कारण को सुनकर जियाजू अवाक रह गई। दरअसल इसकी वजह यही थी। सोचकर देखें तो उसने लिन मोयू को कभी जादू की किताब निकालते हुए नहीं देखा था। शायद उसे जादू की किताब से मिलने वाले छोटे से फायदे की परवाह नहीं है। उसने सोचा, शियाजू के विचारों से अनभिज्ञ लिन मोयू अपने लेवल अप एट्रीब्यूट परिवर्तनों की जांच कर रहा था। नाम लिन मोयू, पेशा नेक्रोमेंसर, अद्वितीय, स्तर 15 आर्ट। 0% शक्ति 200, फुर्ती 200, स्पिरिट 800 जोड़ 20, संविधान 200 जोड़ 20। उपकरण गोब्लिन राजा की जादू की किताब, ज्ञान का वस्त्र। बुलाने की जगह 84/150, कंकाल योद्धा मात्रा 84। प्रतिभा पूर्ण संवर्धन स्तर 2, अद्वितीय। निष्क्रिय कौशल क्षति स्थानांतरण। सक्रिय कौशल सोल फायर स्तर 15, कंकाल योद्धा को बुलाना स्तर 15, शव विस्फोट स्तर 1। अंततः 15वें स्तर तक पहुंचने से समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाएं काफी बढ़ गईं। लेवल 16 आदर्श होगा, लेकिन अगर वह वहां तक नहीं भी पहुंच पाता है तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेवल 15 पर पहुंचने के बाद अनुभव प्राप्ति की गति फिर से धीमी हो गई। लिन मोयू को लगभग 12% अनुभव प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन उसे केवल 8% ही प्राप्त हुआ। हालांकि जियाजू के साथ टीम बनाने का मतलब कुछ अनुभव साझा करना था। यह वास्तव में बहुत धीमा था। लिन मोयू ने मन ही मन गणना की। शियाजू के जूनियर कूलडाउन टेलिस्मैन की मदद से वे कालकोठरी को एक साथ 3 बार और पार कर सकते थे। उसकी रफ्तार से 3 कालकोठरी पार करने में लगभग आधा घंटा लगेगा। तब उन्हें 2 और प्राकृतिक कूलडाउन के अवसर मिलेंगे, तो वे कालकोठरी को 5 बार और पार कर सकते थे। बेशक वह आखिरी 2 रन के लिए जियाजू को भी साथ लाएगा। क्योंकि उसने उसके साथ शुरुआत की थी, इसलिए वह बाद में उसे पीछे नहीं छोड़ेगा। लिन मोयू ऐसा नहीं करेगी। 2 लोगों की टीम में 5 बार दौड़ना मेरे लिए लेवल 16 तक पहुंचने के लिए काफी होना चाहिए। गिरे हुए गोब्लिन राजा को देखते हुए लिन मोयू ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, मुझे शायद आपको 5 बार और मारना पड़ेगा। लिन मोयू को गोब्लिन किंग से बात करते देख जियाजू को यह अजीब लगा। तुम बॉस से क्यों बात कर रहे हो? वो तुम्हें समझ नहीं सकता। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। चाहे वो समझे या न समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाजू और भी ज्यादा हैरान थी, तो फिर ऐसा क्यों कहा? लिन मोयू ने जियाजू के सवाल का जवाब नहीं दिया। किसी कारणवश जियाजू को लिन मोयू द्वारा बॉस से माफी मांगने की याद आए और अचानक उसे वह कुछ हद तक प्यारा लगने लगा। भला भला ऐसे बॉस से माफी क्यों मांगेगा? क्या कालकोठरी सिर्फ भोजन इकट्ठा करने के लिए नहीं बनी है? क्या बॉस को मारना ही सही नहीं होता? हालांकि उन उच्च स्तरीय कालकोठरी के बॉस को अनगिनत बार मारा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अनगिनत पेशेवर सैनिकों की जान भी ले ली है। माफी मांगने की क्या जरूरत है? कितना अजीब इंसान है, फिर भी कुछ हद तक प्यारा भी है। शियाजू अचानक हंस पड़ी। लिन मोयू ने उसे अजीब नजर से देखा और कहा, चलो बाहर चलते हैं और आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 38, यदि संभव हो तो प्रांतीय स्तर पर शीर्ष विद्वान बनने का लक्ष्य रखें। कालकोठरी से निकलते ही जियाजू ने तुरंत जूनियर कूलडाउन ताबीज का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड के बाद वे फिर से नाइटमेयर कठिनाई वाले वेस्ट सी माइन कालकोठरी में प्रवेश कर गए। इस दूसरी मुलाकात में जियाजू एक अलग ही इंसान लग रही थी। लिन मोयू के साथ दौड़ते हुए वह बेहद उत्साहित थी। उसके चेहरे से झलकती खुशी को देखकर लिन मोयू को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या ये वाकई इतना रोमांचक था? ये बस राक्षसों के एक समूह को खींचकर उन्हें उड़ा देने जैसा था। ये तो बस एक मामूली स्तर का कालकोठरी था, इसके बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। शियाजू ने उसकी अजीब सी नजर को पहचान लिया। उसकी युवा लड़की का स्वभाव भड़क उठा। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी?
लिन मोयू उसे कई सालों से देखती आ रही थी। उसे यह मानना पड़ा कि वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसने मन ही मन जियाजू और निंग येई की तुलना की। दोनों में ही अपना अपना आकर्षण था, ये कहना मुश्किल था कि कौन बेहतर थी। उनमें से एक छोटी और प्यारी थी, दूसरा व्यक्ति लंबा और अभिमानी। हाँ, हर एक की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन लिन मोयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। निंग येई उसकी दोस्त थी, जियाजू उसकी सहपाठी थी। 10 मिनट बाद शक्तिशाली नाइटमेयर कठिनाई का बॉस गोब्लिन किंग एक बार फिर लिन मोयू के सामने हार गया। वो अनिच्छुक नजर, वो हताश मौत। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, 4 बार और। उन्होंने कालकोठरी को लगातार 4 बार पार किया, जिसमें उन्हें कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय लगा। शियाजू ने ताबीज की सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। ताबीज धुंधला और बेजान हो गया। अब ये किसी साधारण पत्थर से अलग नहीं दिखता था। बहुत बारीकी से देखने पर ही अंदर कुछ धुंधले से अक्षर दिखाई दे सकते थे। शियाजू ने कूलडाउन ताबीज को एक तरफ रख दिया। ताबीज को अब रिचार्ज करने की जरूरत है। कूलडाउन ताबीज एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु नहीं थी। इसकी सारी चार्जिंग खत्म हो जाने के बाद इसे रिचार्ज करने की जरूरत थी। हालांकि जियाजू के अनुसार रिचार्जिंग प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसे पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय रसायनिक की आवश्यकता थी। वह इस बात से अनजान थी कि यह मामला कितने उच्च स्तर का था। लगातार 4 बार कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद जियाजू 20% अनुभव के साथ 14वें स्तर पर पहुंच गई थी। 2 और रन बनाने से वह निश्चित रूप से लेवल 15 पर पहुंच जाएगी। लिन मोयू अभी भी 15वें स्तर पर था, लेकिन उसका अनुभव 85% तक पहुंच गया था। लेवल 15 के बाद एक जोड़ी के रूप में एक बार कालकोठरी को पूरा करने से उनके अनुभव में केवल 26% की वृद्धि हुई। कार्यकुशलता में वाकई कई बार कमी आई थी। बड़ी परीक्षा से 1.5 दिन पहले उनके पास 2 और डंजन रन के लिए समय था। शियाजू उत्साहित थी, अगर मैं बड़ी परीक्षा से पहले 15वें स्तर तक पहुंच जाती हूं, तो समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में मेरा प्रवेश लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। लिन बेवकूफ, क्या तुम भी लेवल अप करने के करीब हो? लिन मोयू ने सिर हिलाया, लगभग। शियाजू ने कुछ देर के लिए लिन मोयू से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और कहा, तब तक तुम 16वें स्तर पर होगी और मैं 15वें स्तर पर। इस साल हमारे पश्चिमी सागर शहर से शायद 2 छात्र समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। प्रधानाचार्य लू शायद नींद में मुस्कुरा रहे होंगे। छात्रों का समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना किसी भी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। सभी जानते थे कि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना कितना मुश्किल था। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में केवल प्रतिभाशाली लोग ही प्रवेश पा सकते थे, और समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करके ही कोई व्यक्ति शीर्ष प्रतिभावान कहला सकता था। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी पूरे डिवाइन समर एम्पायर से हर साल केवल 1000 छात्रों को ही प्रवेश देती थी। इनमें से कई जगहों पर बड़े शहरों के बड़े परिवारों ने कब्जा कर लिया था। छोटे शहरों के लोगों को इन प्रतिभाशाली परिवारों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगता था। पिछले साल जब लिन मोहन ने समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, तो प्रिंसिपल लू ने कई दिनों तक जश्न मनाया। कई साल पहले जब सू कियानिक्सिंग ने समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में जाने लगे, तब भी प्रिंसिपल लू अक्सर इसका जिक्र करते थे। संक्षेप में कहें तो समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना एक सर्वोच्च सम्मान की बात थी। दोनों ने जमीन पर बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। कूलडाउन ताबीज का इस्तेमाल हो जाने के बाद वे केवल कालकोठरी के कूलडाउन के समाप्त होने का इंतजार कर सकते थे। शियाजू ने कहा, लिन डमी, क्या तुम शीर्ष विद्वान पद के लिए प्रयास करना चाहते हो? लिन मोयू ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पूछा, प्रांतीय शीर्ष विद्वान? हम। जियाजू ने कहा, अगर आप प्रांत के शीर्ष विद्वान बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे अंक मिलेंगे। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में अंक बहुत काम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्रिएशन गॉड एकेडमी में शामिल होने का मौका मिलेगा। लिन मोयू को याद आया कि निंग येई ने कहा था कि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में सोने के सिक्कों से ज्यादा अंक उपयोगी थे, और निंग येई ने क्रिएशन गॉड एकेडमी का भी जिक्र किया था। क्या आप क्रिएशन गॉड एकेडमी के बारे में जानते हैं? लिन मोयू को उम्मीद थी कि उसे जियाजू से क्रिएशन गॉड एकेडमी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। निंग येई ने इसका जिक्र सिर्फ संक्षेप में किया था, विस्तार से नहीं बताया था। उसने कहा था कि समर कैपिटल यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उसे अपने आप ही पता चल जाएगा। शियाजू ने अपने पैर मोड़ लिए और कहा, मुझे भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैंने बस अपने पिताजी को इसके बारे में बात करते सुना है। सृष्टि ईश्वर अकादमी हमारे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली अकादमी होनी चाहिए। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी प्रतिभाशाली और अभिजात वर्ग के लोगों को प्रवेश देती है, लेकिन क्रिएशन गॉड एकेडमी प्रतिभाशाली लोगों में से सर्वश्रेष्ठ के लिए है। पिताजी ने कहा कि इसमें दाखिला मिलना बहुत मुश्किल है और शायद मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास मौका है, आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने सुना है कि सू कियानिक्सिंग सीनियर को क्रिएशन गॉड एकेडमी में दाखिला मिल गया था। वह हमारे वेस्ट सी सिटी से इकलौते छात्र थे। शियाजू ने चमकती आंखों से लिन मोयू को देखा। उसे सचमुच विश्वास था कि उसके पास एक मौका है। लिन मोयू ने उसे अभूतपूर्व तरीके से नाइटमेयर कालकोठरी से गुजारा था। इससे उसकी समझ पूरी तरह से ताज़ा हो गई। वह अब लिन मोयू के करियर की तुलना करने के लिए अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकती थी। अगर मौका मिला तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा। वह समर कैपिटल यूनिवर्सिटी जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जहां उसकी बहन लिन मोहन पढ़ रही थी। अगर मौका मिलता तो वह क्रिएशन गॉड एकेडमी में भी दाखिला लेने की कोशिश करता। अचानक जियाजू की आंखें चमक उठी और उसने कालकोठरी के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वह गाओयांग नहीं है?
दरअसल कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर गाओ यांग ही था, जो जाहिर तौर पर एक टीम की तलाश में था। शिया जू ने उस पर डिटेक्शन का प्रयोग किया और हंसते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि यह बड़ा बेवकूफ पहले से ही लेवल 11 पर है। अफसोस की बात है कि वह एक नाइट है, उसके लिए टीम ढूंढना आसान नहीं है। कालकोठरी में प्रवेश के लिए शूरवीरों की आवश्यकता होती थी, और वह भी एक निश्चित स्तर के शूरवीरों की। एक लेवल 11 का नाइट कालकोठरी में राक्षसों का सामना नहीं कर सकता था। सामान्य कठिनाई वाले कालकोठरियों के लिए भी कम से कम 13वें स्तर के शूरवीर की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से गाओ यांग को चारों ओर तलाशने के बाद भी कोई टीम नहीं मिली, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। लिन मोयू ने कहा, चलो उसे भी साथ ले चलते हैं। शिया जू ने खिलखिलाते हुए कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 39, गाओ यांग, जो चिड़चिड़ेपन, बेशर्मी और मार खाने के लायक होने का मिश्रण है। जिया जू ने गाओ यांग को बुलाया। गाओ यांग की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, जिससे एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। आप दोनों, शिया जू ने ठंडे स्वर में कहा, अपना गंदा मुंह बंद करो, वरना ये युवती तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। शिया जू का अहंकार जगजाहिर था। वह केवल लिन मोयू के साथ अकेले होने पर ही इसे थोड़ा नियंत्रित करती थी। आखिरकार लिन मोयू तो और भी ज्यादा निर्मम थी। अगर वह घमंडी बनी रहती तो दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती। अब गाओ यांग का सामना करते हुए उनका नन्हा स्वभाव पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। गाओ यांग चौंक गया और अपना सिर खुजाते हुए बोला, बस एक मजाक था, बस एक मजाक था, इसे गंभीरता से मत लेना। शिया जू ने कहा, टीम की तलाश करना बंद करो। जब हमारा कूलडाउन खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हें कालकोठरी से होकर ले जाएंगे। आप निश्चित रूप से बड़ी परीक्षा से पहले लेवल 12 तक पहुंच जाएंगे। गाओ यांग ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, सचमुच आप दोनों मेरे महान उपकारक हैं। आपको नहीं पता, जिस स्कूल में मैं प्रवेश लेना चाहता हूं उसमें प्रवेश पाने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। गाओ यांग के चेहरे के भाव बेहद अतिरंजित थे। शिया जू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हम तुम्हें नहीं लेंगे। गाओ यांग ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और अचानक गंभीर होते हुए बोला, चिंता मत कीजिए मिस शिया, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगी। क्या बकवास है, चुप रहो। जिया जू ने गुस्से से कहा और उसकी हथेली में एक आग का गोला प्रकट हो गया। अगर गाओ यांग ने एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से इस आग के गोले को उसके चेहरे पर फेंक देगी। गाओ यांग ने समझदारी से चुप रहते हुए कहा, मैं आपकी बात मानता हूं, बस ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी कूलडाउन अवधि कब समाप्त होगी। शिया जू ने समय का अनुमान लगाते हुए कहा, लगभग 10 घंटे। 10 घंटे थोड़ा लंबा समय था, लेकिन गाओ यांग जानता था कि वैसे भी उसे 10 घंटे में कोई टीम नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तुम दोनों आराम करो और बातें करो। मैं कुछ जंगली राक्षसों को मारने जाता हूँ। लिन मोयू, आपको शुभकामनाएं। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। आप जिया जू को जल्द ही जीत लेंगे। इतना कहकर वह भाग गया। शिया जू ने गुस्से में अपना पैर पटका और एक आग का गोला फेंका। एक जोरदार धमाके के साथ आग का गोला गाओ यांग के पीछे फट गया, जिससे कुछ चिंगारियां उस पर गिरी। ओहो! गाओ यांग दर्द से चीख उठा, अपनी पीठ ढंकली और पलक झपकते ही गायब हो गया। शिया जू ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, वो आदमी, उसकी जबान बहुत गंदी है, उसे मार पड़नी चाहिए। लिन मोयू ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि गाओ यांग एक अच्छा इंसान था। जब अन्य लोग उससे दूरी बनाने लगे तो केवल गाओ यांग ही सक्रिय रूप से उससे बात करने आया। हालांकि लिन मोयू शायद ही कभी प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन गाओ यांग ने कभी भी घृणा नहीं दिखाई। लिन मोयू को भरोसा था कि उसकी भावनाएं गलत नहीं थीं। गाओ यांग एक ईमानदार मूर्ख था। 10 घंटे बाद गाओ यांग टीम में शामिल हो गए। नेता के रूप में लिन मोयू ने नाइटमेयर कठिनाई वाले कालकोठरी में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही गाओ यांग डर के मारे सबसे पहले गिर पड़ा। अरे अरे अरे, मिस जिया, बॉस लिन, आपने नाइटमेयर डिफिकल्टी में प्रवेश क्यों किया? शिया जू ने चिढ़कर कहा, बकवास बंद करो, बस पीछे पीछे चलो। वैसे भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गाओ यांग ने उलझन, घबराहट, भय और कई अन्य भाव प्रदर्शित किए। शिया जू सोच रही थी कि क्या पहली बार भी उसका व्यवहार ऐसा ही था। उसे याद आ रहा था कि वह भी काफी डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए गाओ यांग शिया जू के बिल्कुल करीब रहा, एक कदम भी इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं की। ये नाइटमेयर कठिनाई स्तर था। यहाँ किसी भी राक्षस के एक ही वार से उसकी जान जा सकती थी। 10 मिनट बाद भी गाओ यांग मृत बॉस को घूरता रहा और अब भी अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। क्या ये पहले ही मर चुका है? शिया जू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। गाओ यांग ने अपने होठों के कोने पोंछे, फिर अचानक लिन मोयू के पैर से लिपटते हुए बोला, बॉस लिन, क्या आप भविष्य में कालकोठरी में जाते समय मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं आपका सहायक बनूंगा। शिया जू ने आह भरी, तुम इतने वीरहीन कैसे हो सकते हो? तुम एक शूरवीर हो, क्या तुम में थोड़ी भी शूरवीर भावना नहीं हो सकती? गाओ यांग चिल्लाया, वीर भावना का क्या फायदा? बॉस के यहाँ रहते हुए शूरवीरों की किसे जरूरत है? शिया जू ने उससे उम्मीद छोड़ दी और उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। लिन मोयू के चारों ओर एक हल्की सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने अपना लेवल अप पूरा कर लिया था। 16वें स्तर पर उन्हें समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने का पूरा भरोसा था। एक और डंजन रन के बाद जिया जू लेवल 15 तक पहुंच सकती है और उसके समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की भी अच्छी संभावना होगी। गाओ यांग का लक्ष्य प्रांतीय जियांगनिंग विश्वविद्यालय था। यह एक अच्छा उच्च शिक्षा संस्थान भी था, जिसकी आवश्यकताएं समर कैपिटल यूनिवर्सिटी की तुलना में कम थीं। लेवल 12 का नाइट इसके लिए पर्याप्त रूप से योग्य था। जैसे ही सूरज डूबा, हर चीज पर लंबी लंबी छाया पड़ने लगी। वेस्ट सी सिटी की दक्षिणी शहर की दीवार पर
कई प्रधानाचार्य एक साथ खड़े होकर शहर की दीवार के बाहर के जंगली इलाके को देख रहे थे। बच्चों को अब वापस आ जाना चाहिए, कल परीक्षा का बड़ा दिन है। हमने उन सभी को आज ही वापस आने के लिए कहा है। पता नहीं कल परीक्षा के बड़े नतीजे कैसे आएंगे। ज्यादातर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये देखना है कि उन्हें किस स्कूल में दाखिला मिलता है। ओल्ड लू, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के वे दोनों प्रतिभाशाली छात्र समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। प्रिंसिपल लू बिना पलक झपकाए दूर तक घूरते रहे। हाँ, मोयू और शियाजू दोनों समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहती हैं। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी है। पिछले मानकों के अनुसार लेवल 15 में प्रवेश की अच्छी संभावना है, जबकि लेवल 16 में प्रवेश लगभग निश्चित है। ये कठिन है। लेवल 15 में अभी भी उम्मीद है, लेवल 16 तो फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींगों जितना दुर्लभ है। हमारे पश्चिमी सागर शहर में सुखियानिक सिंह के अलावा पिछले साल केवल लिन मोहन ही लेवल 16 तक पहुंचा था, है ना? पता नहीं इस साल इन दोनों युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा या नहीं। प्रिंसिपल लू ने सिर हिलाते हुए कहा, आइए उन पर विश्वास करें। लिन मोयू और जियाजू, जिनमें से एक लिन मोहन का भाई है और दूसरी जिया परिवार की बेटी है। प्रिंसिपल लू को लगा कि ये दोनों चमत्कार कर सकते हैं। अंततः कोई उनकी नजरों के सामने आ गया। एक प्रधानाचार्य ने कहा, ये हमारे थर्ड हाई स्कूल का ही एक छात्र है। जांच के दौरान व्यक्ति का स्तर स्पष्ट था। जूजेन स्तर 12, तलवारबाज। प्रधानाचार्य संतुष्ट थे। अच्छे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा पर्याप्त थी। जूजेन थर्ड हाई स्कूल में काफी मशहूर थे और उन्हें वहां के प्रतिभाशाली छात्रों में से एक माना जाता था। हमारे सेकंड हाई स्कूल का छात्र वांग मिंग भी वापस आ गया है। वांग मिंग लेवल 13, ईगल आई आर्चर। जैसे जैसे छात्र एक एक करके वापस लौटते गए, प्रधानाचार्यों ने शहर की दीवार पर लगातार डिक्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। हर साल इस समय प्रधानाचार्यों के बीच परीक्षा से पहले की प्रतियोगिता भी होती थी। मान सम्मान बचाने की प्रतियोगिता। अध्याय 40, प्रांतीय राजधानी में टेलीपोर्टिंग। बड़ी परीक्षा शुरू। छात्र एक एक करके वापस लौटे और प्रधानाचार्यों को जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ा। अब तक किसी को भी स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं हुई थी। वापस आने वाले छात्र अधिकतर 10वें और 13वें स्तर के बीच के थे। लेवल 14 का एक भी छात्र उपस्थित नहीं हुआ था। शियाजू, लिन मोयू और गाओ यांग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे हैं? जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, प्रिंसिपल लू चिंतित होने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। सभी अनुमानों के अनुसार उन तीनों को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या कुछ हो सकता था? अंततः सूर्यास्त से ठीक पहले प्रधानाचार्य लू ने 3 आकृतियां देखी। वे आ गए हैं, आखिरकार वे वापस आ गए हैं। प्रिंसिपल लू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं था, जब तक वे सुरक्षित लौट आए उतना ही काफी था। जासूसी मंत्र हल्की हवाओं की तरह उड़ गए। गाओ यांग लेवल 12, तलवार और ढाल योद्धा। शियाजू लेवल 15, एलिमेंटल मेज। प्रधानाचार्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने सचमुच कर दिखाया, जियाजू सचमुच 15वें स्तर पर पहुंच गई। इससे उसे समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की कम से कम 80% संभावना मिल गई। नहीं, अगर वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका प्रवेश लगभग निश्चित था। अंत में लिन मोयू। सभी प्रधानाचार्य 40वें स्तर से ऊपर के द्वितीय प्रवेश पेशेवर थे, जो लिन मोयू के स्तर से कहीं अधिक थे। इसलिए ब्लॉकिंग बैज उनके खिलाफ अप्रभावी साबित हुआ। लिन मोयू लेवल 16, नेक्रोमेंसर। प्रधानाचार्यों ने गहरी सांसें ली। लिन मोयू वास्तव में 16वें स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि जियाजू से भी एक स्तर ऊपर था। ये गति बहुत ही तेज थी। वे लोग काल कोठरी चला रहे होंगे। गाओ यांग के हाथों में मौजूद तलवार और ढाल और जियाजू के हाथ में मौजूद लाठी, ये सभी गोब्लिन किंग के हथियार हैं। लेकिन हथियारों के मिलने की दर बहुत कम है। सभी संबंधित हथियार और उपकरण इकट्ठा करना आसान नहीं है। हो सकता है कि वे सिर्फ भाग्यशाली रहे हों। जब लिन मोयू और अन्य लोग शहर की दीवार पर पहुंचे तो प्रधानाचार्य लू ने कहा, शहर में प्रवेश करने के बाद बस का इंतजार करो। जब सब लोग आ जाएंगे तो हम सब साथ में स्कूल लौटेंगे। तीनों ने प्रधानाचार्य लू के शब्द सुने, लेकिन केवल गाओ यांग ने ही जोर से जवाब दिया, जी प्रधानाचार्य जी। प्रिंसिपल लू मुस्कुराए, उनका मूड अच्छा था। उन्होंने प्रधानाचार्यों के बीच हुई इस वापसी प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी और इस बार लिन मोयू और जियाजू दोनों समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकती हैं, जो वेस्ट सी सिटी और फर्स्ट हाई स्कूल के लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। प्रधानाचार्य होने के नाते उन्हें गर्व महसूस हुआ। सभी छात्रों के वापस आने के बाद प्रधानाचार्य लू भी बस में सवार हो गए। दरअसल छात्रों की सुरक्षित वापसी ही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। आज रात सब लोग अच्छे से आराम करें। कल सुबह स्कूल में इकट्ठा हों और हम परीक्षा स्थल के लिए रवाना होंगे। परीक्षा स्थल न तो स्कूल में था और न ही वेस्ट सी सिटी में। ये घटना प्रांत की राजधानी जियांगहाई शहर में हुई थी। वेस्ट सी सिटी और जियांगहाई सिटी में सिर्फ एक अक्षर का अंतर था। वेस्ट सी सिटी जियांगनिंग प्रांत का एक साधारण सा मध्यम आकार का शहर था। जियांगहाई शहर प्रांत की राजधानी थी, एक सच्चा बड़ा शहर। ये बड़ी परीक्षा हर साल जियांगहाई शहर में आयोजित की जाती थी। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के परीक्षक एकीकृत परीक्षा आयोजित करेंगे। उस रात लिन मोयू ने अपना ध्यान जारी रखा। उसने अपने विचारों का अनुसरण किया और विशेष रूप से बड़ी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका दाखिला समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर मौका मिलता तो वह प्रांतीय शीर्ष विद्वान पद के लिए भी प्रयास करता। पहले वह इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। वह बस समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था। लेकिन निंग हियाई और जियाजू की बातें सुनने के बाद उन्हें क्रिएशन गॉड एकेडमी में थोड़ी दिलचस्पी हो गई। अगली सुबह लिन मोयू समय पर उठ गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी और वे सर्वोत्तम अवस्था में थे।
उसके आह्वान स्थल पर पूरे 100 कंकाल योद्धा चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी भी समय बुलाए जाने के लिए तैयार। प्रत्येक कांस्य श्रेणी के कंकाल योद्धा के गुणधर्म 20 गुना प्रवर्धन के बाद 5000 तक पहुंच गए थे। अपनी सोल फायर और कॉप्स एक्सप्लोजन क्षमताओं के साथ साथ लिन मोयू आत्मविश्वास से भरी और सहज महसूस कर रही थी। स्कूल के खेल के मैदान में पहुंचने पर कई सहपाठी पहले से ही वहां मौजूद थे। गाओ यांग ने लिन मोयू को जोरदार ढंग से हाथ हिलाते हुए कहा, बॉस लिन। लिन मोयू चलकर गाओ यांग के पास गई और हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिसे अभिवादन माना गया। हालांकि लिन मोयू हमेशा प्रथम स्थान पर आता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व के कारण वह सहपाठियों के बीच लोकप्रिय था। इसके अलावा उनके जादूगर होने के कारण कुछ सहपाठी उनसे डरते थे। कुछ देर बाद जियाजू आ गई। शियाजू लिन मोयू की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय थी और उसके सहपाठी उसके चारों ओर जमा होते थे। हालांकि अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत जियाजू लिन मोयू के पास आए और बोली, क्या तुम्हें भरोसा है? लिन मोयू ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया। शियाजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। ठीक है, लिन मोयू ने धीरे से कहा। सबके आ जाने के बाद प्रिंसिपल लू ने आगे आकर कहा, यह परीक्षा स्थल के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पल में आप या तो टेलीपोर्टेशन पत्थर को तोड़ सकते हैं या आध्यात्मिक शक्ति से इसे सक्रिय कर सकते हैं। दूरप्रेत प्रेषण पत्थर आपको परीक्षा स्थल तक ले जाएगा। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आपकी पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सबसे पहले सुरक्षा। ठीक है, अब आप टेलीपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। छात्रों ने एक एक करके अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को सक्रिय किया और प्रकाश की चमक में गायब हो गए। सबके चले जाने के बाद प्रिंसिपल लू ने भी जियांगहाई शहर में परीक्षा स्थल पर जाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को सक्रिय कर दिया। परीक्षा स्थल बेहद विशाल था, मानो कोई विशाल चौक हो। जियांगनिंग प्रांत के 1 दर्जन से अधिक छोटे बड़े शहरों के परीक्षार्थी एक के बाद एक टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंचे। 1 दर्जन से अधिक शहरों से हजारों लोगों ने ये परीक्षा दी। टेलीपोर्टेशन की रोशनी कभी नहीं रुकी। वेस्ट सी सिटी के सभी परीक्षार्थियों को एक ही क्षेत्र में रखा गया था। पूरे आधे घंटे के बाद टेलीपोर्टेशन की रोशनी आखिरकार बंद हो गई। हजारों निगाहों के सामने एक विशाल मीनार आकाश से नीचे उतरी। ट्रायल टावर खुल गया है। एक दमदार आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। टावर की पहली मंजिल के दरवाजे गड़गड़ाहट की आवाज के साथ धीरे धीरे खुले। सभी परीक्षार्थी कृपया परीक्षा नियमों को ध्यानपूर्वक सुने। बोलना मना है, प्रश्न पूछना मना है। नियम तोड़ने वालों को परीक्षा से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अध्याय 41, परीक्षा का पहला चरण, तुरंत मौत। सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर हमें समझ न आए तो क्या होगा? कुछ लोग दबी आवाज में कुछ बुदबुदाए। अचानक ट्रायल टावर से प्रकाश की किरणें निकली और इन कुछ लोगों पर जा गिरी। वे पल भर में गायब हो गए। फिर आधिकारिक आवाज ने कहा, नियम का उल्लंघन, परीक्षा से अयोग्य घोषित। वूश। हजारों परीक्षार्थियों के चेहरे बदल गए और उन्होंने तुरंत अपने मुंह ढक लिए। नियम इतने सख्त थे, यहां तक कि धीमी आवाज में भी बुदबुदाने की अनुमति नहीं थी। इस क्षण पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सांस लेना भी अब संशयपूर्ण हो गया था। वर्षों की तैयारी के बाद आखिरी क्षण में बाहर हो जाना असहनीय होगा। लिन मोयू को याद था कि प्रिंसिपल लू उन्हें बार बार यही कहते थे। परीक्षा के दौरान उन्हें परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। परीक्षा के नियम बहुत सख्त थे, किसी भी प्रकार का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मामूली सा भी नहीं। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता था और उसने गाओ यांग की ओर एक नजर डाली। उन्हें चिंता थी कि गाओ यांग शायद इसे संभाल न पाए। उसे बोलने न देना शायद उसे मार डालने से भी बदतर था। वास्तव में गाओ यांग जबरदस्ती अपना मुंह ढक रहा था। उसे इस बात का भी डर था कि वह अपने मुंह पर काबू नहीं रख पाएगा। कम से कम इस आदमी में थोड़ी आत्म जागरूकता तो है। लिन मोयू मन ही मन मुस्कुराए, अब उसे गाओ यांग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आधिकारिक आवाज फिर सुनाई दी। ट्रायल टावर अलग अलग करियर के लिए अलग अलग परीक्षा परिदृश्यों की व्यवस्था करता है। सहायक भूमिकाओं में गैर लड़ाकू परिदृश्य होंगे। लड़ाकू करियर में युद्ध के परिदृश्य शामिल होंगे। बुनियादी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्येक करियर को कठिनाई स्तर चुनने का अवसर मिलेगा। विभिन्न कठिनाई स्तरों और प्रदर्शनों के लिए अलग अलग अंक मिलेंगे। ये अंक आपके परीक्षा के स्कोर और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयोगी अंक दोनों हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में अंकों का मूल्य सोने के सिक्कों से भी अधिक होता है। अंत में परीक्षा नियमों के बारे में आप अपने साथ लाए गए उपकरणों का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि पाई जाती है तो तत्काल अयोग्यता घोषित कर दी जाएगी। ट्रायल टावर में प्रवेश करने के बाद आपके भंडारण स्थान सील कर दिए जाएंगे। उस आवाज ने परीक्षा के नियमों का विस्तार से वर्णन किया। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग शुरू में बड़बड़ा रहे थे वे सिर्फ बातूनी थे, जिससे उन्होंने खुद ही मुसीबत मोल ली। अब सभी परीक्षार्थी टावर में प्रवेश करने के लिए कतार में लग जाएं। ट्रायल टावर में प्रवेश करने के लिए सभी लोग कतार में खड़े थे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सभी नियमों का पालन कर रहे थे। घर में आमतौर पर लाड़ प्यार से पाले जाने वाले युवा मालिक और मालकिन भी अब बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये बड़ी परीक्षा डिवाइन समर एम्पायर की सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा थी। ये सिर्फ जियांगनिंग प्रांत में ही नहीं बल्कि देशभर के सभी प्रमुख प्रांतों में एक साथ हुआ। इस दिन 1 लाख से अधिक लोग परीक्षा देंगे। साम्राज्य के शीर्ष अधिकारी इस परीक्षा पर नजर रख रहे थे। जो कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत करता उसे मौत को दावत देनी पड़ती। वांग जिहाओ भी भीड़ में मौजूद थे। राजवंश गिल्ड के उपनेता होने के नाते वह आमतौर पर अहंकारी था। उसने कभी आज्ञाकारी होकर कतार में कब खड़ा हुआ था?
लेकिन आज उसने बिल्कुल भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की। लिन मोयू भी कतार में लगे लोगों के साथ टावर में दाखिल हो गई। उसने जाने से पहले अपना ब्लॉकिंग बैज हटा दिया था। टावर में प्रवेश करते ही उस पर एक प्रकाश पड़ा और फिर उसे एक स्वतंत्र स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ट्रायल टावर एक कालकोटरी की तरह था जो प्रवेश करने वालों को अलग अलग स्थानों पर भेजता था। टावर के शिखर पर गंभीर भावों और प्रभावशाली आभा वाले कई मध्यम आयु वर्ग के लोग खड़े थे। उन्होंने सहायक, योद्धा और जादूगर के परिधान पहने हुए थे जो विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते थे। कोई भी स्तर 70 से नीचे नहीं था। वे जियांगनिंग प्रांत की बड़ी परीक्षा के परीक्षक थे। लिन मोयू, लेवल 16, नेक्रोमेंसर। उनके सामने लिन मोयू की छवि प्रकट हुई। ये वेस्ट सी सिटी के फर्स्ट हाई स्कूल द्वारा घोषित किया गया नया करियर है। काफी समय हो गया है जब हमने कोई नया करियर देखा है। आखिरी बार ऐसा 30 साल पहले हुआ था, है ना? हाँ, 30 साल से भी पहले एल्फेमिस्ट्री नामक एक नया करियर सामने आया जो एक नियंत्रण प्रकार का युद्ध करियर है जिसे दुर्लभ श्रेणी में रखा गया है। फर्स्ट हाई की रिपोर्ट के अनुसार नेक्रोमेंसर एक समनिंग टाइप मैच होना चाहिए। देखते हैं यह नया करियर कितना मजबूत साबित होता है। उम्मीद है इससे निराशा नहीं होगी। ये बुरा नहीं होना चाहिए, कम से कम दुर्लभ करियर से कमजोर तो नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्तर 16 तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। आइए फिलहाल इसे दुर्लभ श्रेणी के जादूगरों के नियमों के अनुसार संसाधित करें और रिकॉर्ड रखें। चर्चा के बाद उन्होंने लिन मोयू की परीक्षा पद्धति निर्धारित की। लिन मोयू के सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का सिर भेड़िए का था लेकिन उसने जादूगर का चोला पहन रखा था। इसमें एक लाठी भी थी। यह एक जादूगर प्रकार का राक्षस था लेकिन इसकी ताकत अज्ञात थी। एक प्रकाश अवरोध ने लिन मोयू को इस जादूगर राक्षस से अलग कर रखा था। इस अवरोध को भेदने में डिटेक्टर की क्षमता विफल रही। लिन मोयू को फिलहाल जादूगर राक्षस की जानकारी नहीं मिल पाई है। परीक्षा कार्य, वोल्फ बीस्टमैन मैच को मार डालो। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दी गई। लाइट बैरियर पर उल्टी गिनती दिखाई देने लगी। लिन मोयू ने तैयारी की। उसके बगल में एक कंकाल योद्धा प्रकट हुआ। 3, 2, 1। जैसे ही बाधा गायब हुई, कंकाल योद्धा ने वोल्फ बीस्टमैन मैच पर हमला कर दिया। लेकिन लिन मोयू की आत्मा की अग्नि उससे भी तेज थी। जैसे ही सुरक्षा घेरा गायब हुआ, वह वोल्फ बीस्टमैन मैच के सिर पर जा गिरा। वोल्फ बीस्टमैन मैच चीखते हुए गिर पड़ा। मृत। लिन मोयू अवाक रह गई। ये ताकत बहुत कम थी। टावर के शीर्ष पर परीक्षक स्तब्ध नजर आ रहे थे। ये कौन सा कौशल है? तुरंत मौत। ये तुरंत मौत कैसे हो सकती है? क्या डेटा में कोई समस्या है? क्या इसे गलत तरीके से सेट किया गया था? सेटअप सही है, दुर्लभ श्रेणी के करियर के लिए तैयार है। मॉन्स्टर लेवल करियर प्रोफेशनल से 2 लेवल ऊपर है। अलग अलग स्तरों और युद्ध कौशल वाले खिलाड़ियों को अलग अलग राक्षसों का सामना करना पड़ता था। कुछ ही ऐसे पेशेवर करियर वाले लोग थे जिन्हें अपने से 2 स्तर ऊंचे दर्जे के राक्षसों का सामना करना पड़ा। उच्च श्रेणी के पेशेवर करियर वाले लोगों को एक स्तर ऊपर के राक्षसों का सामना करना पड़ा। अन्य पेशेवर करियर के दौरान भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जादूगरों का सामना जादूगर राक्षसों से हुआ, योद्धाओं का सामना योद्धा राक्षसों से हुआ। प्रकार मेल खाते थे। हालांकि सभी जीत सकते थे, लेकिन लिन मोयू जैसी त्वरित हत्याएं अभूतपूर्व थी। अध्याय 42:0। 1 सेकंड का एक अद्भुत परिणाम। दरअसल ये परीक्षण पेशेवर युद्धक प्रशिक्षकों की युद्ध तकनीकों की जांच कर रहा था। हालांकि स्तर थोड़ा ऊंचा था, लेकिन योग्य पेशेवरों के लिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सेटअप का इस्तेमाल कई सालों से बिना किसी समस्या के किया जा रहा था। लड़ाइयां आमतौर पर 10 सेकंड से लेकर आधे मिनट तक चलती थी। इससे पेशेवर खिलाड़ी की युद्ध क्षमता का पता चल सकता है। लेकिन लिन मोयू के साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई। एक पल में मौत। वे इससे युद्ध तकनीक का अंदाजा कैसे लगा सकते थे? हमें क्या करना चाहिए? एक परीक्षक ने पूछा। सभी लोग जादूगरों के वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखने लगे। वह जादूगर वर्ग की परीक्षाओं का प्रभारी था, लेकिन अब वह भी अनिश्चित था। इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, जो चिंताजनक था। इसी समय कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। लॉर्ड निंग, आप यहाँ क्यों हैं? परीक्षकों ने तुरंत ही नवागंतुक के सामने सिर झुकाया। निंग जुवानफेंग ने गंभीरता से कहा, मैंने सुना है कि इस साल एक नया पेशेवर करियर शुरू हुआ है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। लिन मोयू की छवि प्रकाशमान स्क्रीन पर दिखाई दी। निंग जुवानफेंग ने उसे देखा और कहा, वह एक अच्छा नौजवान लगता है। परीक्षकों ने तुरंत बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद निंग जुवानफेंग ने कहा, आप सभी यह जानना चाहते हैं कि यह नया नेक्रोमेंसर करियर कितना शक्तिशाली है। पेशेवर करियर के दुर्लभ परिवेश में इसकी ताकत का आकलन नहीं किया जा सकता। तो चलिए उनके दूसरे परीक्षण के लिए उनके दिग्गज पेशेवर करियर के माहौल का उपयोग करते हैं। एक परीक्षक ने आपत्ति जताते हुए कहा, लेकिन यह उसके साथ अन्याय होगा और हम अंकों की गणना कैसे करेंगे? निंग जुवानफेंग मुस्कुराया, ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है। पहले भी ऐसे पेशेवर लोग रहे हैं जिन्होंने राक्षसों को तुरंत मार डाला है। चलिए इस बार एक अपवाद बनाते हैं। सबसे पहले उसे इस परीक्षा का सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला घोषित कर देते हैं और उसे 100 अंक देते हैं। दूसरे टेस्ट में अगर वह पास हो जाता है तो उसे अतिरिक्त 1000 अंक दे दें। मैं व्यक्तिगत रूप से ये 1000 अंक प्रदान कर सकता हूँ। परीक्षकों ने तुरंत कहा, लॉर्ड निंग, आप मजाक कर रहे हैं। हम आपको अंक देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हाँ, हमारे पास अंक हैं। चलिए, जैसा आप कह रहे हैं, एक दूसरा टेस्ट जोड़ते हैं। लिन मोयू ने एक पल इंतजार किया और उसके सामने एक और प्रकाश अवरोध प्रकट हो गया। बैरियर के दूसरी तरफ एक और राक्षस प्रकट हुआ। यह पहले वाले के समान ही दिखता था, लेकिन इसकी आभा कहीं अधिक शक्तिशाली थी। परीक्षार्थी कृपया दूसरे परीक्षण के लिए आगे बढ़ें। अपने सामने मौजूद राक्षस को हराएं। लिन मोयू दूसरे टेस्ट से हैरान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य प्रक्रिया हो सकती है।
उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है। जैसे ही बाधा हटी, उसने सोल फायर को सक्रिय कर दिया। वह जादूगर राक्षस चीखते हुए तुरंत मर गया, ठीक पहले की तरह। एक और त्वरित मृत्यु। परीक्षक एक बार फिर चौंक गए। उन्हें अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह दिग्गज करियर लेवल मॉन्स्टर प्रोफेशनल लेवल से 4 लेवल ऊपर था। लिन मोयू ने जिस जादूगर राक्षस को अभी अभी मारा है, उसे लेवल 20 के राक्षस के रूप में सेट किया गया था। फिर भी वह तुरंत मर गया। ये कौशल भविष्य के लिए बहुत शक्तिशाली है। क्या उसके पास कोई शक्तिशाली उपकरण है? वह तो सिर्फ लेवल 16 पर है, उसके पास कौन से शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं? ये तो बस एक बेहद मजबूत कौशल है। हमें क्या करना चाहिए? क्या परीक्षण जारी रखना चाहिए? सभी की निगाहें निंग जुवानफेंग की ओर थीं। उनके आने के बाद से ही वे प्रभारी थे। निंग जुवानफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। दूसरे दौर की परीक्षा शुरू कीजिए। अब तक सभी ने परीक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया था। आधिकारिक आवाज गूंजी। लड़ाई वर्ग के परीक्षार्थियों की परीक्षा का पहला चरण संपन्न हो गया। 632 प्रतिभागियों में से 522 योग्य पाए गए। अब परिणामों की घोषणा की जा रही है। सबके सामने एक रैंकिंग प्रकट हुई। लिन मोयू 0.1 सेकंड अंक 100, जुओ में 3.2 सेकंड अंक 70, शियाजू 5.2 सेकंड अंक 40। लिन मोयू स्पष्ट रूप से पहले स्थान पर थी। इसमें केवल 0.1 सेकंड का समय लगता है। दूसरा स्थान जुओ मेई को मिला, जिन्होंने 3.2 सेकंड का समय लिया। शिया जुए ने 5.2 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। डायनेस्टी गिल्ड के उपनेता वांग जिहाओ ने 5.5 सेकंड का समय लेकर चौथा स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 को क्रमशः 100, 70 और 40 अंक मिले। चौथे स्थान से आगे सभी को 10 अंक मिले। इस रैंकिंग और समय को देखकर वांग जिहाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं शीर्ष 3 में भी जगह कैसे नहीं बना पाया? पहला स्थान मेरा होना चाहिए। 0.1 सेकंड, ये तो मजाक है। जरूर कोई गलती हुई होगी। ये परिणाम ईश्वरीय है। सिर्फ वांग जिहाओ ही नहीं, कई लोगों को लिन मोयू का परिणाम अविश्वसनीय लगा। शियाजू ने रैंकिंग देखी और कहा, लिन डमी तो कमाल की है। मैं हार नहीं मानूंगी। गाओ यान के हाव भाव अतिरंजित थे। बॉस सचमुच बॉस है। बहुत ही शानदार, प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। लिन मोयू ने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी। क्या मैंने हद से ज्यादा कर दिया? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दिखने में आसान पहला दौर 100 से अधिक लोगों को बाहर कर देगा। आधिकारिक आवाज फिर सुनाई दी। लड़ाई के दूसरे चरण की परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। परीक्षार्थी अपनी कठिनाई का स्तर चुन सकते हैं। ध्यान दें, दूसरे दौर में चोटें लग सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती है। कृपया अपनी क्षमता के अनुसार चुनें। परीक्षा के दौरान यदि आपको कोई खतरा महसूस होता है तो आप परीक्षा छोड़ने के लिए चिल्ला सकते हैं। आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और आपका स्कोर उस समय तक आपकी प्रगति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे दौर के लिए भी वही आवश्यकताएं दोहराई गईं। दूसरा राउंड किसी कालकोटरी जैसा था, जिसमें नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल जैसी कठिनाइयां थीं। अलग अलग कठिनाई स्तरों पर राक्षसों को मारने के लिए अलग अलग अंक मिलते थे। सामान्य कठिनाई स्तर पर प्रति राक्षस 1 अंक मिलता था, नाइटमेयर स्तर पर 3 अंक और हेल स्तर पर 5 अंक। सभी के लिए समय सीमा 30 मिनट थी। दूसरे दौर में ये तुलना की गई कि 30 मिनट में कौन ज्यादा राक्षसों को मार सकता है। अध्याय 43। लिन मोयू का पक्ष बहुत उबाऊ है। वांग जिहाओ ने बिना किसी झिझक के हेल डिफिकल्टी को चुना। उनके विचार में हेल डिफिकल्टी पर एक राक्षस को मारना नॉर्मल डिफिकल्टी पर 5 राक्षसों को मारने के बराबर था। इसके अलावा उन्हें अपनी युद्ध क्षमता पर अत्यधिक भरोसा था। पहले स्थान पर आने वाले बच्चे, भले ही तुमने पहला दौर जीत लिया हो, यह मत सोचना कि तुम दूसरे दौर में मुझे हरा पाओगे। वांग जिहाओ ने अपने पेशेवर हथियार, एक विशाल युद्ध तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था। अरे, किसी ने हेल डिफिकल्टी चुन ली है। वांग जिहाओ, लेवल 16, बरसर्कर। बुरा नहीं है, बरसेकर को दुर्लभ कैरियरों में मजबूत माना जाता है। बरसेकर्स में अच्छी निरंतर युद्ध क्षमता होती है। उन्हें इस दौर में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। शियाजू ने थोड़ी देर सोचा और नॉर्मल कठिनाई स्तर चुना। एलिमेंटल मेजेस करीबी मुकाबले में या बिना टैंक के अकेले ही उच्च शक्ति वाले राक्षसों का सामना करने में अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए उसने नॉर्मल कठिनाई स्तर चुना और अधिक मात्रा में सामग्री इकट्ठा करके जीतने की योजना बनाई। पहले दौर में तीसरा स्थान हासिल करने के कारण जियाजू ने भी परीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें उसका वास्तविक समय का दृश्य भी प्राप्त हो रहा था। जब जियाजू ने नॉर्मल कठिनाई स्तर चुना तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। शियाजू, लेवल 15, एलिमेंटल मेज। एक समझदारी भरा विकल्प। एलिमेंटल मेजेस में अच्छा बर्स्ट डैमेज होता है, लेकिन अगर वे राक्षसों के करीब आने से पहले उन्हें मार नहीं पाते हैं तो ये परेशानी का कारण बन जाता है, विशेषकर अपूर्ण कौशल वाले निम्न स्तरों पर। पहले दौर में दूसरे स्थान पर रहने वाली जुओ मेई ने हेल डिफिकल्टी को चुना। जुओ मेई, स्तर 16, घुसपैठिया। परीक्षकों ने जुओ मेई के चुनाव पर भी ध्यान दिया। उनके चयन के बाद उन्होंने टिप्पणी की, घुसपैठिया, जो कि दुर्लभ हत्यारे श्रेणी के करीब है, उनमें बेहद मजबूत करीबी मुकाबले की क्षमता होती है। इसलिए दुष्वप्न या नरक में से किसी एक को चुनना उसके लिए एक अच्छा विकल्प है। वास्तव में वह एक होनहार उम्मीदवार भी है। पता नहीं लिन मोयू का नेक्रोमेंसर किस कठिनाई स्तर को चुनेगा। सभी उल्लेखनीय उम्मीदवारों ने अपने विकल्प चुन लिए थे, अब केवल लिन मोयू ही बची थी। परीक्षा के नियमों को सुनने के बाद लिन मोयू ने अपना निर्णय लिया। ये दौर वास्तव में सभी की निरंतर युद्ध क्षमता की परीक्षा लेता है। लगातार 30 मिनट तक युद्ध करना किसी भी पेशेवर के लिए काफी दबावकारी होता है। मेरे अलावा उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लिन मोयू ने अपना फैसला कर लिया।
मैं हेल डिफिकल्टी चुनता हूँ। दरअसल उनके लिए जितनी अधिक कठिनाई हो उतना ही बेहतर है। उनकी सभी क्षमताएं शक्ति के मामले में शीर्ष स्तर की थी, इसलिए उच्च कठिनाई स्तर का अर्थ था प्रति इकाई अधिक अंक, जिससे उसे अधिक लाभ हुआ। एक परीक्षक मुस्कुराया और बोला, जैसा कि उम्मीद थी, उसने हेल डिफिकल्टी लेवल चुना। वो जादूगर भी है और सम्मनर भी। सम्मन करते समय उसे राक्षसों के पास आने से डर नहीं लगता और उसकी क्षमताएं बहुत शक्तिशाली हैं। समन के साथ मिलकर वो हेल डिफिकल्टी लेवल पर निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दरअसल परीक्षा देने आए अधिकांश समनर्स ने भी पहले हेल डिफिकल्टी ही चुनी थी, है ना? देखो और इंतजार करो। परीक्षा स्थल के बाहर जियांगनिंग प्रांत के सभी हिस्सों से प्रधानाचार्य एकत्रित हुए। ओरलू, इस बार तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। अरे बाप रे, 0। एक सेकंड, ऐसा नतीजा देखे हुए कितने साल हो गए? तुम्हारे पास शीर्ष 3 में से 2 चीजें हैं ओरलू। तुम्हारी सफलता तो तय है। इस बार आपका पहला नशा धूम मचाने वाला है। अगर लिन मोयू प्रांतीय शीर्ष विद्वान का खिताब वापस ला सकती है तो आप 7वें आसमान पर होंगे ओरलू। प्रिंसिपल लू का चेहरा लाल हो गया था। वे बेहद उत्साहित थे। उन्हें लिन मोयू से इतने अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सभी परीक्षार्थियों ने अपने विकल्प चुन लिए थे। उल्टी गिनती समाप्त होते ही दूसरा दौर शुरू हो गया। लिन मोयू के सामने एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। वह गोला हवा में घूम रहा था, जो किसी कालकोठरी के प्रवेश द्वार जैसा दिख रहा था। फिर कवचधारी राक्षस उस गोले से बाहर निकला और गुस्से में दहाड़ने लगा। लिन मोयू ने सोचा और उसके बगल में खड़ा कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत ही राक्षस पर हमला कर दिया। इसी बीच लिन मोयू ने राक्षस पर डिटेक्शन मंत्र का प्रयोग किया। वोल्फ बीस्टमैन योद्धा एलीट, स्तर 13, शक्ति 500, फुर्ती 300, आत्मा 150, संविधान 400। ये विशेषताएं बहुत कमजोर। वेस्ट सी माइन कालकोठरी में नाइटमेयर कठिनाई वाले राक्षसों की तुलना में बहुत कमजोर। लिन मोयू तुरंत समझ गए। आखिरकार यह एक परीक्षा थी जिसका उद्देश्य अधिकांश लोगों को शामिल करना था। यदि राक्षस बहुत शक्तिशाली होते तो इससे बड़े पैमाने पर विनाश हो जाता। इससे परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों को बाहर करना नहीं बल्कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करना था। कंकाल योद्धा की तलवार पहले ही वोल्फ बीस्टमैन पर गिर चुकी थी। मांस फट गया। महज एक ही वार से वोल्फ बीस्टमैन मौत के कगार पर पहुंच गया था। जब वोल्फ बीस्टमैन ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो दूसरा वार हुआ। वोल्फ बीस्टमैन की दर्दनाक मौत हुई। 2 लिन मोयू ने देखा, फिर अपनी उंगली के इशारे से एक और कंकाल योद्धा को बुलाया। 2 कंकाल योद्धा प्रकाश के गोले की रक्षा कर रहे थे और राक्षसों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 सेकंड बाद एक दूसरा वोल्फ बीस्टमैन प्रकट हुआ। दोनों कंकाल योद्धाओं ने तुरंत हमला किया और उसे पल भर में मार डाला। बहुत सरल। कई दौर के बाद उसे समझ में आ गया कि एक राक्षस को मारने के 5 सेकंड बाद ही दूसरा राक्षस प्रकट हो जाएगा। इस दौर में प्रत्येक सैनिक की निरंतर युद्ध क्षमता का परीक्षण किया गया। परीक्षक स्तब्ध रह गए। लिन मोयू के आह्वान इतने शक्तिशाली कैसे हैं? हमने इससे पहले जितने भी सम्मन देखे हैं उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, और उसके पास उनमें से 2 हैं। ये करियर अद्भुत है। मजबूत कौशल और शक्तिशाली आह्वान। ये करियर अविश्वसनीय होने वाला था। लिन मोयू का पक्ष बेहद उबाऊ था। 2 कंकाल योद्धा गोले की रक्षा कर रहे थे जो प्रकट होते ही राक्षसों को मार रहे थे, लेकिन वे 0.5 सेकंड से भी कम समय तक टिक पाते थे। परीक्षकों ने और देखना नहीं चाहा और अन्य उम्मीदवारों को देखने के लिए मुड़ गए। शियाजू ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और मंत्रों का जाप करने लगी। उसने नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल चुना, इसलिए राक्षस शक्तिशाली नहीं थे। असल में 2 कौशल मिलकर एक व्यक्ति को मार सकते हैं। वह लगातार अपनी कौशल की तीव्रता को समायोजित करती रही ताकि आध्यात्मिक शक्ति की खपत को कम से कम किया जा सके। हालांकि कुछ हद तक नीरस था, लेकिन ये लिन मोयू की टीम की तुलना में कहीं अधिक रोचक था। अध्याय 44, हद से ज्यादा दूसरों के जीवन मरण के संघर्ष के दौरान शकरकंद खाना। शियाजू के प्रदर्शन को परीक्षकों से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। वांग जिहाओ ने अपनी विशाल दोधारी तलवार घुमाए और अपने सामने खड़े वोल्फ बीस्टमैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके चेहरे पर रक्तपिपासा झलक रही थी और उसके मुख से अहंकार प्रकट हो रहा था। नाम के अनुरूप ही बरसेरकर। युद्ध में तर्कसंगतता कम होती गई और व्यक्ति अत्यंत उग्र हो गया। ये सब तब हुआ जब वह अभी तक उन्माद की स्थिति में भी नहीं आया था। एक बार उन्माद की स्थिति में आने पर वह अपनी सारी बुद्धि खो सकता है। शुरुआत से ही पूरी ताकत लगाने से बाद में कार्यक्षमता में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। स्टेमिना को मैनेज करना नहीं जानता, इस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। इस मामले में वह जियाजू जितनी अच्छी नहीं है। परीक्षकों को मारे गए लोगों की संख्या से ज्यादा युद्ध में अनुकूलन क्षमता की चिंता थी। सबसे पहले उन्होंने पूरे 30 मिनट तक टिके रहने की क्षमता का आकलन किया। दूसरे, उन्होंने शुरुआत और अंत में युद्ध शक्ति की तुलना की। असली लड़ाई अक्सर लंबे समय तक चलती है। शुरुआत में ही पूरी ताकत लगा देने से बाद के लिए कुछ नहीं बचता।
वांग जिहाओ और शिया जुए की तुलना करते ही परीक्षकों को अपना जवाब मिल गया था। शिया जू स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ थी। वांग जिहाओ की तरह जुओ मेई ने भी नर्क की कठिनाई को चुना। वांग जिहाओ की आक्रामक युद्ध शैली की तुलना में जुओ मेई ने घुसपैठिए के रूप में अपने कौशल का भरपूर उपयोग किया। वह भूत की तरह फुर्ती से हर दिशा में घूमती रही और वोल्फ बीस्टमैन के साथ खेलती रही। हर गतिविधि सटीक, बिना किसी अपव्यय के और ऊर्जा की बचत करते हुए की गई। उसके खंजर के वार तेज, क्रूर और सटीक थे, जिससे हर बार काफी नुकसान होता था। उसने उपयुक्त समय पर अपनी क्षमताओं का उपयोग करके वोल्फ बीस्टमैन वॉरियर को नियंत्रित किया और यहां तक कि उसकी क्षमताओं को बाधित भी किया। उसने अपने वर्तमान कौशल में उच्च स्तर की निपुणता प्रदर्शित की। जुओ मेई के प्रदर्शन को परीक्षकों की सराहना भी मिली। एक दौर के अवलोकन के बाद परीक्षकों को प्रत्येक परीक्षार्थी की स्थिति की अच्छी समझ हो गई थी। उन्होंने अपने मन में मूल्यांकन के मानक निर्धारित कर लिए थे। अब वापस लिन मोयू की तरफ चलते हैं। परीक्षक अवाक रह गए। ये बच्चा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मैं सहमत हूँ, ये वाकई बहुत ज्यादा है। यह आदमी सचमुच अपनी जेब में खाना लेकर आया था। वह क्या सोच रहा था? क्या शकरकंद इतने स्वादिष्ट होते हैं? उन्हें खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लग रही है। लिन मोयू बड़े आराम से एक एक निवाला करके शकरकंद खा रही थी। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले उसने शकरकंद निकालकर अपनी जेब में रख ली थी। परीक्षा के दौरान भंडारण स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकता था, तो अगर उसे भूख लग जाए तो क्या होगा? अब जब उसके कंकाल योद्धा तुरंत राक्षसों को मार रहे थे तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने शकरकंद खाना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार बड़ी परीक्षा के दौरान खाना खाना। इसे लिख लो, उसे इस बात के लिए इतिहास में अमर होने दो। मुझे लगता है कि यह परीक्षा उसके लिए बहुत आसान है। क्या हमें कठिनाई का स्तर बढ़ाना चाहिए? परीक्षक नाराज थे। बाकी लोग परीक्षा में जूझ रहे थे, जबकि लिन मोयू इतनी शांत थी। फिर भी उनका प्रदर्शन अभी काफी बेहतर होना बाकी था। कोई जरूरत नहीं, परीक्षा हर हाल में निष्पक्ष होनी चाहिए। परीक्षा शुरू होने के बाद से निंग जुआनफेंग ने एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उनकी आंखों से यह स्पष्ट था कि उन्हें लिन मोयू में बहुत दिलचस्पी थी। ये छोटा सा जीव काफी दिलचस्प है। 29 मिनटों के दौरान लोग लगातार हार मानते रहे या चोट लगने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। लंबे समय तक चलने वाला ये युद्ध प्रत्येक पेशेवर के लिए सहनशक्ति की एक कठिन परीक्षा थी। कालकोट्रियों के विपरीत, जहां थक जाने पर आराम किया जा सकता था। अगर लिन मोयू चाहे तो वह झपकी भी ले सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंततः 30 मिनट के बाद सभी राक्षस एक साथ गायब हो गए। आखिरकार यह खत्म हो गया, और ज्यादा देर तक टिक पाता तो मैं नहीं टिक पाता। बहुत ही भयानक। मैं कालकोट्री में भी इतना थका हुआ कभी नहीं हुआ। अधिकांश लोग सांस लेने के लिए हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन मात्र 30 मिनटों में ही उनकी लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। शिया जू का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने 30 मिनट तक सावधानीपूर्वक अपने कौशल को नियंत्रित किया और यथासंभव ऊर्जा की बचत की। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। परीक्षा के दौरान भंडारण स्थानों को सील कर दिए जाने के कारण आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी अतिरिक्त वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सका। ये वाकई बहुत मुश्किल था। अंत में खत्म हो गया। मैंने 200 से अधिक लोगों को मारा होगा, इसलिए मुझे 200 से अधिक अंक मिले। वांग जिहाओ पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। अंत में उनकी कार्यक्षमता शुरुआत की तुलना में काफी कम हो गई थी। ऊर्जा की अधिक खपत और कौशल के निष्क्रिय होने में लगने वाले समय के कारण उसकी युद्ध क्षमता में भारी कमी आ गई थी। मैंने 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला होगा। यह नरक जैसी कठिनाई वाकई आसान नहीं है। इन सब में से केवल लिन मोयू की हालत सबसे अच्छी थी। उसने ये 30 मिनट ऐसे बिताए मानो कोई शो देख रहा हो। परीक्षाओं का ये दौर समाप्त हो गया है। इस दौर में 522 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 278 को चोट लगने या स्वेच्छा से परीक्षा छोड़ने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। शेष 244 परीक्षार्थी परीक्षा के अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। बेशक आप चाहें तो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं। अगला चरण अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा, संभवतः जानलेवा भी। कृपया सोच समझकर निर्णय लें। सभी को एक साथ एक संकेत मिला, जिससे उन्हें ये चुनने का मौका मिला कि वे परीक्षा छोड़ दें या जारी रखें। आगे बढ़ने का मतलब था संभावित जानलेवा खतरों के साथ कठिन परीक्षाओं का सामना करना। अभी हार मान लेने से पछतावा होगा। अचानक कई लोग दुविधा में फंस गए। सभी परीक्षकों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। इस बार कितने लोग हार मानने का विकल्प चुनेंगे? पिछले वर्षों के आधार पर कम से कम 1/3 लोग हार मान लेंगे। इस साल की उत्तीर्ण दर पिछले साल के समान है। अब तक लगभग 60% छात्र बाहर हो चुके हैं। 632 लड़ाकू श्रेणी के पेशेवरों ने परीक्षा शुरू की थी, अब केवल 244 ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि वे सभी फैसला लेने में संघर्ष कर रहे हैं। चलिए उन्हें फैसला लेने में मदद करने के लिए एक और प्रयास करते हैं। आधिकारिक आवाज फिर सुनाई दी। अगर आप अभी हार मान भी लेते हैं तो भी आपके अंक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए पर्याप्त हैं। आपके पास विचार करने के लिए 60 सेकंड है। यदि 60 सेकंड के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आपको प्रतियोगिता में आगे बढ़ने वाला माना जाएगा। यह आखिरी झटका था जिसने कई लोगों के मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैंने हार मानने का फैसला किया है। मैं छोड़ता हूँ, अब और नहीं चल सकता। अगर चला तो मर जाऊंगा। कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ देने का विकल्प चुना, लेकिन उससे भी अधिक लोगों ने जारी रखने का विकल्प चुना। यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे न बढ़ना शर्म की बात होगी। अध्याय 45। क्या वह दूसरों को खेलने भी दे रहा है? दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने वाले 244 परीक्षार्थियों में से 60 से अधिक ने परीक्षा से हटने का विकल्प चुना। अंत में केवल 180 लोगों ने ही परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ प्रतिभागियों ने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दौर को पार कर लेना ही उनकी क्षमता को साबित कर चुका था।
सामान्य उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना कोई समस्या नहीं होगी। जो बचे थे उनका लक्ष्य शीर्ष क्रम के संस्थानों में प्रवेश पाना था। दूसरे दौर के बाद अब रैंकिंग की घोषणा की जा रही है। 1. लिन मोयू कुल अंक 1605। 2. जुओ मेई कुल अंक 470। 3. जियाजू 270 अंक। 4. वांग जिहाओ 265 अंक। वांग जिहाओ उछलकर चिल्लाया, यह असंभव है। वह इतने ज्यादा अंक कैसे हासिल कर सकता है? 30 मिनट में हर 5 सेकंड में एक राक्षस की दर से अधिकतम 12 राक्षस प्रति मिनट हो सकते हैं। खेल डिफिकल्टी लेवल पर प्रति मॉन्स्टर 5 पॉइंट मिलते हैं, यानी अधिकतम 60 पॉइंट प्रति मिनट। 30 मिनट के लिए अधिकतम सीमा 1800 अंक होगी और इसमें लड़ाई में बिताया गया समय शामिल नहीं है। आमतौर पर 200-400 अंक अच्छे माने जाते थे। जुओ मेई द्वारा 80 राक्षसों को मारकर प्राप्त किए गए 400 अंक पहले से ही उत्कृष्ट थे, लेकिन लिन मोयू के 1505 अंक, इसका मतलब है कि उसने 301 राक्षसों को मार डाला। प्रति मिनट 10 किल, जो प्रति मिनट 12 की सीमा से थोड़ा कम है। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह आदमी सच में इंसान है? वांग जिहाओ को लिन मोयू पर धोखाधड़ी का संदेह भी था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहने से संपूर्ण डिवाइन समर एम्पायर के उच्च अधिकारियों को ठेस पहुंचेगी। बड़ी परीक्षा में नकल करना अकल्पनीय था। किसी ने कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। यह आत्महत्या के समान होता। पूरी परीक्षा गहन निगरानी में थी। नकल करना असंभव था। परीक्षा स्थल के बाहर प्रधानाचार्य ल्यू उछल पड़े। उसका बूढ़ा चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया था। उसका उत्साहित हृदय, उसके कांपते हाथ। उसके हाथ में रखा कप लगातार हिलता रहा, जिससे पानी चारों ओर फैल गया। बूढ़े लू, आपका छात्र थोड़ा असामान्य है। वास्तव में बहुत ही असामान्य। लू मन ही मन कोसते हुए कहना चाहती थी, तुम ही असामान्य हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही असामान्य है। वह सचमुच जानना चाहता था कि लिन मोयू ने ये कैसे किया। उनकी स्मृति में किसी ने भी कभी इतना बड़ा स्कोर हासिल नहीं किया था। उस समय प्रतिभाशाली सुकियानिक सिंह ने भी दूसरे दौर में केवल 700 अंक ही हासिल किए थे। पिछले साल लिन मोहन को सिर्फ 650 अंक मिले थे। लिन मोयू का स्कोर उन दोनों के संयुक्त स्कोर से अधिक था। परीक्षा टावर से प्रकाश की किरणें उन परीक्षार्थियों पर पड़ी जिन्होंने परीक्षा जारी रखने का विकल्प चुना। प्रकाश के नीचे थकान दूर हो गई और आत्मिक शक्ति बहाल हो गई। पलक झपकते ही उनकी हालत पूरी तरह से सुधर गई। अब परीक्षाओं का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। इस राउंड में भी 3 कठिनाई स्तर हैं। आपको एक बॉस स्तर के राक्षस का सामना करना पड़ेगा। सामान्य कठिनाई स्तर 100 अंक, दुष्वप्न जैसी कठिनाई 300 अंक, बहुत कठिन स्तर 500 अंक। नियम पिछली बार जैसे ही थे। पिछले दौर में निरंतर युद्ध क्षमता का परीक्षण किया गया था। इस दौर में व्यक्तिगत स्तर की उच्चतम युद्ध क्षमता का परीक्षण किया गया। एक बॉस स्तर के राक्षस का सामना आमने सामने करना होगा। समर्थन के बिना ये हर पेशेवर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। इस बार लिन मोयू ने सबसे पहले अपना फैसला सुनाया। मैं हेल डिफिकल्टी चुनता हूं। परीक्षकों ने लिन मोयू का विकल्प देखा और फिर से चर्चा शुरू कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, इस बच्चे ने फिर से हेल डिफिकल्टी लेवल चुना। अपनी कौशल क्षमता और संबंध शक्ति के बल पर वह निश्चित रूप से फिर से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा लगता है कि इस बार वह जियांगनिंग प्रांत के शीर्ष विद्वान बनेंगे। जरूरी नहीं, अभी 2 राउंड बाकी हैं, खासकर 5वां राउंड। उन्होंने कई बड़ी परीक्षाओं की देखरेख की थी और कई लोगों को पीछे से आकर जीत हासिल करते देखा था। हालांकि लिन मोयू का प्रदर्शन अब तक बहुत अच्छा रहा है, फिर भी वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि उन्हें शीर्ष विद्वान का पद मिलेगा या नहीं। वांग जिहाओ अब लिन मोयू से 1300 से अधिक अंकों से पीछे थी। उसका मूल लक्ष्य शीर्ष विद्वान बनना था, लेकिन अब वह शीर्ष 3 में भी जगह नहीं बना सका। पहला स्थान मेरा ही होगा। अभी 2 राउंड बाकी हैं। मैं हारूंगा नहीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना, वरना तुम्हें पछतावा होगा। वांग जिहाओ ने दुर्भावनापूर्वक कहा और हेल कठिनाई स्तर को चुना। शियाजू और जुओ मेई ने भी हेल डिफिकल्टी को चुना। केवल एक ही राक्षस से निपटना होगा। शियाजू के एलिमेंटल मेज और जुओ मेई के इन्फिल्ट्रेटर दोनों में जबरदस्त बर्स्ट डैमेज था, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सभी द्वारा अपने विकल्प चुन लेने के बाद परीक्षकों ने तीसरे दौर की शुरुआत की घोषणा की। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। यह अब भी भेड़िए के सिर वाला एक राक्षस था, जो वर्फ बीस्टमैन जाति का था। वह राक्षस दोनों हाथों में तलवार लिए हुए था, मानो वह कोई पेशेवर तलवारबाज हो। वोल्फ बीस्टमैन कैप्टन बॉस। स्तर 15, शक्ति 1000, फुर्ती 800, आत्मा 500, संविधान 1000, कौशल पवन स्लैश। आंकड़ों को देखते हुए लिन मोयू को लगा कि वे अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसे हेल डिफिकल्टी कहा जाता था, लेकिन इसे काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। शायद परीक्षा होने के कारण यह नरक की कालकोठरी की वास्तविक कठिनाई से बहुत दूर था। ये नाइटमेयर वेस्ट सी माइन कालकोठरी में तैनात उन्नत कुलीन रक्षक दल से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। ये किसी असली बॉस स्तर के राक्षस से बहुत दूर है। लिन मोयू साम्राज्य की रणनीति समझ गई थी। अगर वे सचमुच नरक स्तर के राक्षसों का इस्तेमाल करते तो एक छोटी सी भीड़ भी अधिकांश पेशेवर सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा होती। बॉस की तो बात ही छोड़िए। ये परीक्षा जीवित प्रतिभाओं को चुनने के लिए थी, न कि मृत प्रतिभाओं को चुनने के लिए। जब युद्ध शुरू हुआ तो लिन मोयू ने बेपरवाही से आदेश दिए। 2 कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़े और एक साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने लगे। बरसेर्क स्ट्राइक, 2 जोरदार धमाके। वर्फ बीस्टमैन कप्तान ने मरने से पहले एक भी आवाज नहीं निकाली। तत्काल मारा, एक और त्वरित मृत्यु। परीक्षक एक बार फिर स्तब्ध रह गए। फिर से एक और पल भर में मौत। इस संबंध में कौशल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कौशल की क्षमता कम नहीं है। लिन मोयू बार बार ऐसा कर रही है। ये हद से ज्यादा है। क्या वह दूसरों को खेलने भी दे रहा है?